हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इसका टाइटल है बेटे AS 15 अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मैं इसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स बोल देता हूँ लेकिन इसका करेक्ट टाइटल है अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट। मैं इसको रिटायरमेंट बेनिफिट इसलिए बोल देता हूँ, मैंने क्लास में भी बोला था आपको कि रिटायरमेंट की अकाउंटिंग ही मेन है इसके अंदर, कि एम्प्लॉयज जब रिटायरमेंट लेगा उसको पेंशन ग्रेचुटी देंगे, उसकी अकाउंटिंग ही मेन थी, उसी में टाइम लग गया था सारा। तो मेन पार्ट को मैंने इसको टाइटल दे दिया, लेकिन अगर आप इसको करेक्टली प्रोनाउंस करना चाहें तो अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट बोलना चाहिए आपको, क्योंकि एम्प्लॉय को आप कुछ भी पे करेंगे उसकी अकाउंटिंग यहां सीखेंगे, चाहे वो रिटायरमेंट से रिलेटेड हो या नॉर्मल पेमेंट हो, लेकिन मैं इसको रिटायरमेंट के हिसाब से मानता हूं सर। तो मैं क्लास में जितना भी आपको पढ़ा के आया हूं, आज की क्लास में आपको रिवाइज करा देता हूं, 1-1.5 घंटे में समेट के आपको दे दूंगा सारी चीजें। नंबर 2, ये वही नोट्स हैं जो मैंने आपको क्लास में समझाए थे, ये वही नोट्स हैं जो मैंने आपको क्लास में कराए थे। और ये बेटे हमारा लेक्चर नंबर 1 था, पार्ट 1 वीडियो 1 लेक्चर 1 जो कहना कहो। सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी एप्लीकेबिलिटी से, और मैंने आपको बताया था कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2005 में रिवाइज हुआ था, काफी पुरानी बात हो गई है। 2005 में रिवाइज करके 1 अप्रैल 2006 में एप्लीकेबल किया गया था इसको। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तो आपका लेवल 1 और दूसरा आपका नॉन एसएमसी, मतलब बड़े एंटरप्राइजेस उनके लिए मैंडेटरी है, कोई एग्जाम्पशन नहीं है। लेकिन आपके जो एसएमसी हैं, लेवल 2 हैं, लेवल 3 हैं, लेवल 4 हैं, उनके लिए कुछ एग्जाम्पशंस हैं इसके अंदर। तो मैंने आपको बोला था कि आपकी कॉपी के लास्ट पेज पे लिखवाऊंगा, मतलब जब मैं AS 15 खत्म करूंगा तो मैं लास्ट पेज पे लिखवा दूंगा कि क्या एग्जाम्पशन है, पर वो लिखवाने से रह गई बाय चांस। मैं आपको यहां बता देता हूं कि क्या एग्जाम्पशन थी, 2 मिनट का काम है, क्योंकि एएस तो आपने पढ़ा ही हुआ है। एग्जाम्पशन क्या है मैं अभी बताता हूं आपको। तो आप ये मान के चलो कि नॉन एसएमसी और लेवल 1 बड़े एंटरप्राइजेस के लिए मैंडेटरी है। फिर मैं आपको AS 15 के स्कोप पे लेके आया था, और मैंने आपको बताया था कि AS 15 में 4 तरह की अकाउंटिंग आप सीखेंगे। पहला शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, दूसरा रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और तीसरा अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, और चौथा टर्मिनेशन बेनिफिट्स। आप किसी भी एम्प्लॉय को या तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स दे सकते हैं, आप उसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे सकते हैं, आप अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे सकते हैं, आप टर्मिनेशन बेनिफिट दे सकते हैं। मैंने इसके 4 यूनिट बना दिए थे। और ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट है, इसमें एक तो था डीबीओ, एक था डीसीओ। डीबीओ डीसीओ ये क्या था? डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, पीवीडीबीओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। यही तो मेन है इस चैप्टर के अंदर, यही तो पढ़ने वाला है, जिसके अंदर 4-5 स्टेप्स आपने पढ़े थे, यही तो पढ़ने वाला है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड में सीधा पैसा डाल दो, ईएसआई में पैसा डाल दो, ये सिंपल था। तो जो एग्जाम्पशन की मैं आपको बात कर रहा था, तो जितने भी छोटे एंटरप्राइजेस हैं, जो आपके एसएमसी हैं, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है, उनको ये डीबीओ वाली अकाउंटिंग एग्जम्प्टेड है, क्योंकि इसके अंदर एक्चुरियल वैल्यूएशन होती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड था। तो छोटे एंटरप्राइजेस को बोल दिया कि आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट रिकॉर्ड कर सकते हो, आप डिफाइंड कंट्रीब्यूशन ले लो, आप टर्मिनेशन बेनिफिट ले लो। तो एक तो अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और एक डीबीओ, मतलब जहां जहां एक्चुरियल वैल्यूएशन आएगी, जहां जहां प्रेजेंट वैल्यू की अकाउंटिंग होगी, वो माफ है, आपको आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे एंटरप्राइजेस को ये जो एक्चुरी, डीबीओ, प्लान एसेट्स, ये सब बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है इनकी अकाउंटिंग, वो माफ कर दी। तो ये एग्जाम्पशन है। तो एक छोटा एंटरप्राइज शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की अकाउंटिंग करता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में डीसीओ की अकाउंटिंग करता है, और टर्मिनेशन बेनिफिट की अकाउंटिंग करता है। 2 चीजें छोड़ देता है, एक डीबीओ और एक अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। ये लिखवाना रह गया था, मैंने आपको अभी बता दिया। ये देखो ना। अच्छा जी, ये स्कोप था बेटे। पहला यूनिट शॉर्ट टर्म बेनिफिट, दूसरा रिटायरमेंट बेनिफिट, तीसरा अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, चौथा टर्मिनेशन। फिर मैंने एक एक करके सबको डिटेल में डिस्कस किया था, विद एग्जांपल्स, विद क्वेश्चंस। मैंने सबसे पहले क्लास में शॉर्ट टर्म बेनिफिट की बात की थी, ये देखो जी।
मैंने सबसे पहले क्लास में शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की बात की थी कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं। स्क्रीन के ऊपर लगे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो, मैं बोलता हूं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स हैं जो या तो आपने पे कर दिए, आपने किसी एम्प्लॉय से सर्विस ली और उसको पैसे दे दिए, या तो आपने पेमेंट कर दी है, और या फिर आप उसको उसका पैसा अगले 12 महीने में चुका दोगे। आने वाले 12 महीने के अंदर अंदर विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट आप उसे चुका दोगे। तो या तो वो पैसे ले गया या अगले साल में ले जाएगा, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है। क्योंकि बैलेंस शीट की अप्रोच भी ये कहती है कि आने वाले 12 महीने में जो आएगा और जाएगा वो करंट है आपका। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट आप चुका दिया आपने तो बात ही खत्म हो गई। अगर आने वाले साल में आप चुका देंगे तो शॉर्ट टर्म अपने आप ही होगा, उसको करंट लायबिलिटी में दिखा देंगे, वो पेबल है आपका। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में आता क्या क्या है? शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी सब तरह के पेमेंट्स आते हैं। मॉनेटरी का मतलब आपका एम्प्लॉय आपसे सैलरी मांग रहा है, वो सर्विस देगा, सैलरी ले लेगा, काम करेगा, वेजेस ले लेगा। तो सैलरीज और वेजेस शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं। और उसका घर कैसे चलेगा अगर आप उसका पैसा रोक लोगे? तो सैलरीज और वेजेस तो वो हाथों हाथ ले जाता है आपसे। तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, उठा के P&L में मारो। कुछ एम्प्लॉयज को कंपनीज क्या करती हैं? फ्री में रहने का घर, रेंट फ्री हाउस, खाने के लिए खाना, फ्री फूड, बच्चों की एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, गाड़ी घूमने फिरने के लिए। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO हैं, इनको सारी फैसिलिटीज कंपनीज देती हैं, कंपनी के पैसे पे जीते हैं। और कंपनी का पैसा शेयर होल्डर का होता है सर। अब शेयर होल्डर कहता है जी कोई बात नहीं, आप पढ़े लिखे आदमी हो, कंपनी चलाओ, हमें आप भी कमाओ, हमें भी कमाने दो। तो ये जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं सब ऐश करते हैं सर, बड़े बड़े बंगलोज में रहते हैं, गाड़ियां घूमने के लिए, खाने के लिए खाना, घर में काम करने के लिए नौकर चाकर, बच्चों की फ्री एजुकेशन, फ्री इंश्योरेंस। ये क्या है? ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं। तो जैसे जैसे कंपनी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स पे पैसा खर्च करेगी, चल P&L। ये तो सेम ईयर में खर्च हो जाते हैं, सैलरी, वेजेस और आपके जो इनको इनकम टैक्स में प्रिक्विजिट्स कह देते हैं, शायद अलाउंसेस एंड प्रिक्विजिट्स कह देते हैं। ये तो सेम ईयर में खर्च हो जाते हैं। अब आने वाले 12 महीने में क्या पे कर सकते हो आप? आपने एम्प्लॉय को बोला बोनस दूंगा, बोनस, दिवाली बोनस देंगे जी आपको। तो दिवाली बोनस अनाउंस तो कर दिया, लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ। प्रॉफिट शेयरिंग, आपने वर्कर को बोल रखा है कि कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी उसमें 1% मैं सारे वर्कर्स में बांटूंगा। तो पहले कंपनी पूरा साल काम करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, फिर उन्हें उसमें शेयर निकालेगी, तो दे देंगे अगले साल कैलकुलेट करके। एम्प्लॉयज का लीव इनकैशमेंट, छुट्टियां, इनको बोल देते हैं शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस, STCA, लीव इनकैशमेंट। अब कई सर, अब आपके पास एक वर्कर काम करता है, वो मशीन थोड़ा ना सर, इंसान है, वो बीमार भी पड़ेगा, उसके घर पे काम भी होंगे, तो उसको छुट्टी चाहिए। तो कुछ अलाउड छुट्टियां होती हैं, और अगर वो छुट्टी नहीं लेगा उसके पैसे दे देंगे हम उसको, उसने एक्स्ट्रा काम किया है। तो सैलरी, वेजेस, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, उसका बोनस, उसका प्रॉफिट शेयरिंग, उसका लीव इनकैशमेंट, ये सारे उसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर तो वो पैसा करंट ईयर में ले गया तो एंट्री पास कर देना एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कॉस्ट। और अगर वो पैसा उसका आउटस्टैंडिंग है तो एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू पे बिल्स, और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे। और नेक्स्ट ईयर जब पेमेंट करेंगे तो पेबल टू बैंक कर देंगे। ये पूरी कहानी मैंने आपको बेटे क्लास में सिखाई थी। ये देखो आप, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स आर दोज एम्प्लॉय बेनिफिट्स विच हैव बीन इनकर्ड इन करंट ईयर, करंट ईयर में खर्च हुए सर, बट पेमेंट में बी मेड इन करंट ईयर, या तो पैसा जा चुका है या फिर आने वाले 12 महीने में चला जाएगा। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी दोनों तरह के बेनिफिट हो सकते हैं, सैलरी, वेजेस, अदर फैसिलिटीज, कार, हाउसिंग फ्री। अच्छा, और वो बेनिफिट जो आने वाले 12 महीने में दिए जा सकते हैं, बोनस हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग हो सकता है, लीव इनकैशमेंट, ये सब शॉर्ट टर्म है।
अगर तो आप पेमेंट कर चुके हैं, अगर तो आप पेमेंट कर चुके हैं तो एम्प्लॉय कॉस्ट टू कैश और P&L टू एम्प्लॉय कॉस्ट। और अगर आपने पैसे नहीं दिए हैं तो एम्प्लॉय कॉस्ट टू पेबल, P&L टू P&L में तो जाना ही जाना है, या तो टू कैश करोगे या टू पेबल करोगे। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या हैं? शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स वो हैं या तो जिनके पैसे आपने करंट ईयर में दे दिए, जो पैसे बनते थे वो ले गया, या फिर आने वाले 12 महीने में हम दे देंगे। और अगर आपने ये पैसा, ये वाला पैसा बोनस का, प्रॉफिट शेयरिंग का, लीव इनकैशमेंट का, अगर आपने एम्प्लॉय को बोला कि ये पैसा मैं तेरे को रिटायरमेंट के टाइम पे दूंगा, अभी नहीं दूंगा, आने वाले 12 महीने में नहीं दूंगा, जब रिटायरमेंट होगी तब दूंगा, तो ये बन जाता है अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। और ये अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की अकाउंटिंग फिर डिस्काउंटिंग मॉडल पे चलेगी। जैसे आप डीबीओ पढ़ते हैं, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, सेम अकाउंटिंग इनके ऊपर लागू हो जाएगी। तो पहले हम डीबीओ रिवाइज करेंगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो आने वाले 12 महीने में पैसे देने हैं तो ये सब शॉर्ट टर्म है, P&L में डाल दो। और अगर इनको रिटायरमेंट के टाइम पे देंगे तो फिर ये अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में कॉन्सेप्ट नंबर 3 में चले जाएंगे और इनके ऊपर हम डिस्काउंटिंग मॉडल लगाएंगे। फिर ये बात मैंने आपको पूरी समझाई थी। इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर सैलरी, वेजेस, नॉन मॉनेटरी, बोनस और प्रॉफिट शेयरिंग पे बात नहीं है। एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला इंटर लेवल पे। फाइनल में और गहराई में उतरोगे, इंड AS 19 पढ़ाऊंगा आपको। अगर आप फाइनल में मेरे को चूज करेंगे, मैं आपको इंड AS 19 पढ़ाऊंगा बेटे। और इंड AS 19 में शॉर्ट टर्म लीव्स के, जिसको हम बोलते हैं STCA, शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस, इसके 11 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्योंकि फाइनल के स्टडी मैटर में 11 क्वेश्चन है। और अगर मुझे इंप्रेशन मारना होता आपके ऊपर, क्योंकि मैं फाइनल को पढ़ाता हूं, तो वो फाइनल के 11 क्वेश्चन में आपकी इंटर की किताब में डाल के आपको करा देता। पर वो वेस्टेज ऑफ टाइम है बेटे, मैं क्यों फालतू में आपका टाइम खराब करूं। इंटर की बात इंटर में करनी चाहिए, फाइनल की बात फाइनल में करनी चाहिए। मैं कभी भी आपको जितना पढ़ाया है मैंने सब इंटर लेवल का पढ़ाया है। मैंने फाइनल का कभी इंप्रेशन नहीं मारा आपके ऊपर, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सिलेबस आपका ऑलरेडी बहुत लेंथी है। मैंने कभी बच्चे को फालतू में परेशान नहीं किया। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बड़ा प्यार से पढ़ाया था कि भाई ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको डिटेल में सीखेंगे, और वो था अकाउंटिंग फॉर लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट का दूसरा नाम था शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस। ये देखो, सबसे पहले की पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। इफ पेमेंट ऑफ बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, लीव इनकैशमेंट इज टू बी मेड बाय कंपनी आफ्टर 12 मंथ्स, मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो फिर हम इसके लिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 में जाएंगे और हम इसे अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मानेंगे। हम इसको शॉर्ट टर्म की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, लिखवाया भी हुआ है। ऐसी कोई चीज ही नहीं बेटे जो आपको ना लिखवाई हो। फिर मैं बी पॉइंट पे आ गया और मैंने इस बी पॉइंट में आपको अकाउंटिंग लीव इनकैशमेंट की करके दिखाई थी, शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस की। अगर आपको याद हो तो लीव इनकैशमेंट के मैंने पहले 2 हिस्से बनाए थे, सुनते जाओ। एक था इसमें एक्यूमुलेटिंग और एक इसमें था नॉन एक्यूमुलेटिंग। इसके फिर 2 हिस्से थे आगे, वेस्टेड और अनवेस्टेड। अब ये क्या था, आपके पास एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स। कंपनी ने इसको बोला कि हम आपको 1 साल में 20 छुट्टियां देते हैं, 20 डेज। आप इसको सिक लीव समझ लो, आप इसको किसी भी तरह की छुट्टी समझ लो। 20 छुट्टियां हम आपको 1 साल में अलाउ करते हैं। अगर आप ये छुट्टी मारेंगे हम आपके पैसे नहीं काटेंगे। इसको बोलते हैं पेड लीव्स। तो घर में काम होते रहते हैं सर, कभी फंक्शन है, कभी घर की कोई जिम्मेदारी है, कभी बीमारी है, तो कंपनी 20 छुट्टियां दे रही है एम्प्लॉय को, मिस्टर एक्स को। और अगर 20 छुट्टियों के ऊपर अगर आप 21 छुट्टियां मारोगे तो जितनी छुट्टियां 20 से ऊपर जाएंगी उसके पैसे कटेंगे फिर। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है अभी कि हमने मिस्टर एक्स को 20 छुट्टियां दे दी, 20 डेज। लेकिन सर एक्स एक ईमानदार वर्कर है, इसने क्या करा, 15 छुट्टियां अवेल कर ली।
वो 15 दिन नहीं आया तो उसके पैसे तो कटने नहीं, तो उसको सैलरी तो मिलनी है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, P&L टू सैलरी, वो तो आप कर चुके हो, तो कोई स्पेशल अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं। तो जो 15 छुट्टियां उसने मारी है तो वो तो सैलरी ले गया अपनी, सैलरी को आपने नॉर्मली जैसे अकाउंट करते हैं। अब इसकी छुट्टियां बच गई हैं 5। अब ये जो 5 छुट्टियां ये अनअवेल्ड है, इसकी ये अनअवेल्ड है। मिस्टर एक्स आया कंपनी के पास, कंपनी को बोला जी आपने मुझे 20 छुट्टियां दी थी। कंपनी कहती है बिल्कुल ठीक है। कहता जी मैंने तो 15 छुट्टियां ली हैं, बाकी की 5 छुट्टियां मैंने अवेल नहीं करी, मैंने कंपनी में आके काम किया है। तो कंपनी कहती है हमने तो छुट्टी तुम्हें दी थी, तो तुमने छुट्टी क्यों नहीं ली, छुट्टी क्यों नहीं ली? मिस्टर एक्स कहता है जी मैंने 5 दिन एक्स्ट्रा काम किया है कंपनी के अंदर, आप तो कह रहे थे कि घर पे बैठ जा, तेरे को सैलरी देंगे और पैसे नहीं कटेंगे, पर मैं फिर भी काम करने आया, तो मुझे 5 दिन के एक्स्ट्रा पैसे तो दे दो। कंपनी कहती है ना, नो, ना तो छुट्टी के बदले में छुट्टी मिलेगी, मतलब अगले साल नेक्स्ट ईयर फिर आपको 20 दिन मिलेंगे। एम्प्लॉय कहता है जी 20 छुट्टियां मेरे को अगले साल भी दोगे आप, 5 मैंने इस बार नहीं ली तो 25 कर दो, चलो पैसे नहीं दे रहे कोई बात नहीं, तो अगले साल 25 छुट्टियां कर दो आप, मेरी छुट्टी के बदले में छुट्टी कैरी फॉरवर्ड कर दो। कहते ना तो छुट्टी कैरी फॉरवर्ड होगी ना पैसे मिलेंगे, कहानी खत्म, हमने तो छुट्टी दी थी ले लेता, तू घर से परेशान था भाई क्यों काम करने आ रहा है। इसको बोलते हैं नॉन एक्यूमुलेटिंग, ना तो कैश देंगे ना छुट्टी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो ये आपका नॉन एक्यूमुलेटिंग का केस है। तो ना छुट्टी आपने कैरी फॉरवर्ड की ना उसको पैसे दिए, तो अकाउंटिंग बनती नहीं, कहानी खत्म हो गई। तो क्या पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि नॉन एक्यूमुलेटिंग का केस है जी, बताओ क्या एंट्री पास होगी, तो क्या लिखोगे, नो एंट्री। इसलिए पेपर में कभी ये कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि कुछ करने लायक है ही नहीं, और ये आपके वर्कर को नाराज करने वाली पॉलिसी है, तो कोई भी कंपनी इस पॉलिसी पे काम नहीं करती ना। फिर हमारे पास है एक्यूमुलेटिंग के 2 केस। पहला है वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब क्या है, मिस्टर एक्स आए, कहते जी 20 में से 15 छुट्टियां ली हैं, मैंने 5 छुट्टियां नहीं ली, मुझे पैसे दे दो उसके एक्स्ट्रा में, कंपनी कहती है ले जाओ। तो जो वेस्टेड का केस बनता है इसमें हम उसको कैश दे देते हैं। तो साल के एंड में हम क्या करते हैं, ये जो 5 दिन है इसका फुल प्रोविजन बना लेते हैं और उसको अगले साल पे कर देते हैं कि भाई बिल्कुल जेन्युइन केस है, हम बंदे को कह रहे हैं घर बैठ जा छुट्टी ले ले तेरे पैसे नहीं काटेंगे, वो बंदा काम करने आ रहा है यार, तो एक तरह से 5 दिन का ओवर टाइम हो गया उसका, उसको पैसे बनते हैं उसके। तो आपको क्या करना चाहिए, 5 डेज इनटू पर डे सैलरी, उसकी पर डे सैलरी देख लो कितनी है और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर लो, फुल प्रोविजन बनाना आपने। तो एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस, फुल प्रोविजन बना के रखो। तो एम्प्लॉयज की लिस्ट बनेगी, उनकी अनअवेल्ड लीव्स देखेंगे, वेस्टेड का केस है तो पर डे सैलरी से मल्टीप्लाई करके सबका फुल प्रोविजन बना के एक एंट्री डाल देंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर STCA। और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर एक एंट्री पास कर देंगे, प्रोविजन फॉर STCA डेबिट टू बैंक। भाई पैसे ले जा आपने, और हाथ जोड़ के उसका धन्यवाद भी करो कि आप एक ईमानदार वर्कर है। ऐसे एम्प्लॉय कहां मिलते हैं सर, इंडिया में तो नहीं मिलते। कंपनी कह रही है 20 छुट्टियां हैं, लोग यहां निकल जाते हैं मनाली शिमला, अरे पेड लीव्स है हमने छुट्टी ली नहीं, तो कंपनी को क्यों छोड़नी है। पर ये तो लॉयल आदमी है सर, छुट्टी दे रहे हैं नहीं ले रहा, ऊपर से आके काम भी कर रहा है भाई साहब, तो उसके पैसे बनते हैं उसको दे दो। नॉन एक्यूमुलेटिंग, ना कोई कैश मिलेगा ना छुट्टी के बदले में छुट्टी मिलेगी, कहानी खत्म, नाराज कर दिया उसको हमने। वो कहता है मैंने फालतू में 5 दिन काम किया, घर ही बैठ जाता, इन्होंने तो कुछ दिया नहीं। लेकिन जब हम एक्यूमुलेटिंग की बात करते हैं और वेस्टेड का बात करते हैं तो कैश दे देते हैं उसको जो उसका बनता है। दूसरा केस अनवेस्टेड का, मिस्टर एक्स आए हमारे पास, कहते बाबू जी 20 दिन दिए थे आपने, मैंने 15 दिन की छुट्टी ली है, 5 दिन की छुट्टी मेरी बची हुई है, मेरे को पैसे दे दो। कंपनी कहती है देखो पैसे तो नहीं दे सकते आपको, आप ऐसा करो अगले साल 25 छुट्टियां कर लेना,
और हम आपके पैसे नहीं काटेंगे, हम छुट्टी कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं आपकी। अच्छा, छुट्टी के बदले में छुट्टी दे देंगे। तो जो 5 छुट्टियां आपने इस साल ज्यादा काम की है, वो 5 छुट्टियां आप अगले साल ले लेना। जिंदगी में इमरजेंसी तो बनी रहती है, तो हो सकता है ये छुट्टियां आपके अगले साल काम आ जाए। तो ये जो 5 छुट्टियां आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो नेक्स्ट ईयर में, आप प्रैक्टिकली सोचो। बच्चे पूछते हैं मेरे से कि सर आप इसकी अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो, अगले साल छुट्टी मारेगा, छुट्टी के बदले में छुट्टी दे रहे हो, पैसे तो दे नहीं रहे, तो आपको प्रोविजन बनाने की क्या जरूरत है, वो सैलरी लेगा, कहानी खत्म। नहीं, मैंने आपको लॉजिक समझाया था कि अगर आप उसकी 5 छुट्टियों को कैरी कर रहे हो तो अगले साल क्या होगा, अगले साल वो छुट्टी मारेगा पर उसको पैसे मिलेंगे, छुट्टी मारेगा 5 दिन की, पैसे मिलेंगे। तो वो जो बर्डन है सैलरी की, वो अभी रिकॉर्ड करो, अगले साल की सैलरी कम रिकॉर्ड करेंगे। अगले साल 365 दिन में से बोलेंगे 5 दिन तो पिछले साल का नुकसान है, सैलरी तो 360 दिन की है। छुट्टी के बदले में छुट्टी, मैं आपको बताता हूं कैसे होता है, सुनो मेरी बात पूरी। हमने उसको बोला जी छुट्टी के बदले में छुट्टी ले ले, कहते ही ठीक है। अब इसका मैंने प्रोविजन बनाया, 5 days इंटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर इंटू पर डे सैलरी। ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्यों, हम ये देखते हैं कि 5 छुट्टियां दे तो रहे हैं इसको कि तूने कम ली है, चल अगले साल ले लियो, इस बार छुट्टियां तेरी कम है, वो छुट्टी तो अगले साल ले लियो। तो पहले चेक करो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि छुट्टी लेगा। मेरे हिसाब से तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि भाई कौन छुट्टियां छोड़ता है, अपनी सैलरी मिल रही है फिर भी काम क्यों करेगा कोई बंदा। पर ये कहते नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैच करके चलते हैं, तो 80% 90% एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर निकालेंगे कि यार ये वर्कर जो है इसका पास्ट ट्रैक क्या है, छुट्टी नहीं मारता या छुट्टी मारता है, उसके अकॉर्डिंग हर वर्कर की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है। इन्होंने बोला जी 90% चांस है कि ये 5 दिन की छुट्टी लेगा, तो इसका मतलब ये 4.5 दिन निकल के आते हैं, तो हम इसका 4.5 दिन का प्रोविजन ही बनाएंगे प्रोबेबिलिटी फैक्टर के हिसाब से। और अगर आपको लगता है कि 100% प्रोबेबिलिटी की छुट्टियां खा जाएगा, फिर हम पूरा प्रोविजन बना देंगे। तो एम्प्लॉय का एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर निकल के आता है, अगर वो दे रखा हो तो वो लगा देना। तो फिर क्या होगा, हम इसकी एक एंट्री पास करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर STCA, ये हमने एंट्री पास कर दी। अब देखो अगले साल क्या होगा, नेक्स्ट ईयर हम एंट्री पास करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 360 डेज, प्रोविजन डेबिट 5 डेज जो हम यहां से लेके आ रहे हैं, टू बैंक 365 डेज। मतलब ये हुआ अगले साल की सैलरी कम कर दी और जो छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं उसकी बर्डन आज ही रिकॉर्ड कर लिया हमने। अगर कोई एम्प्लॉय अगले साल सैलरी तो ले रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि पिछले साल की वजह से वो कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, तो वो खर्चा हमने पिछले साल ही एडवांस में बुक कर लिया था। आप देखो ना इस साल क्या हुआ, करंट ईयर में 365 दिन की तो सैलरी बुक कर रखी होगी, ऊपर से आपने प्रोविजन बना दिया, तो हमने 370 दिन की सैलरी तो इसकी करंट ईयर में बुक कर दी। अच्छा, अकाउंटिंग करते हैं प्रूडेंस बेसिस पे, एक्सपेक्टेड लॉसेस को पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ, अगले साल में जो नुकसान हुआ इन छुट्टियों की वजह से वो आज ही रिकॉर्ड हो गया। तो अगर मैं इस साल 370 दिन की सैलरी एडवांस में बुक कर रहा हूं, तो अगले साल मेरे को 360 दिन की सैलरी डालनी है एक्रूअल बेसिस पे। और यहाँ फिर दूसरा तरीका क्या है, छुट्टी के बदले में छुट्टी, इस बार भी सैलरी रिकॉर्ड कर लो 365 दिन की, अगले साल भी सैलरी रिकॉर्ड कर लो 365 दिन की। छुट्टियों का हिसाब रखने की जरूरत ही नहीं कि हमारा कौन सा नुकसान हो रहा है। AS 15 कहता है ना, गलत बात। अगले साल का जो नुकसान है वो करंट ईयर की वजह से हो रहा है, तो उसका प्रोविजन बनाओ और उस प्रोविजन को आगे पेमेंट में सेट ऑफ करेंगे, ये कहते हैं। तो पहला केस नॉन एक्यूमुलेटिंग का इग्नोर कर दो, नो अकाउंटिंग एंट्री। एक्यूमुलेटिंग में अगर कैश देना है तो फुल प्रोविजन, छुट्टी के बदले में छुट्टी देनी है तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगा के देख लो आप, और पर डे सैलरी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। ये मैंने आपको पूरा एग्जांपल, पूरा सेटअप समझाया था बेटे। ये देखो ना, ये देखो, शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस, एक एक्यूमुलेटिंग है, दूसरा नॉन एक्यूमुलेटिंग है, वेस्टेड है, अनवेस्टेड है। जब हम वेस्टेड की बात करते हैं तो छुट्टी के बदले में कैश देते हैं, इफ कैश विल बी पेड, हम कैश देंगे। मैंने एग्जांपल लिया, सैलरी पर डे क्या थी 500 रुपए, हमने कितनी छुट्टियां दे रखी हैं 15, राम ने कितनी अवेल करी हैं 5, तो 15 में से 5 10 रह गई,
तो 10 days इंटू 500, 5,000 रुपये बनते हैं। 10 दिन के 5,000 रुपये बनते, दे दो। तो करंट ईयर में क्या करेंगे, P&L टू प्रोविजन बनाएंगे, नेक्स्ट ईयर प्रोविजन टू कैश कर देंगे। ये देखो, ये हमारा करंट ईयर है। एम्प्लॉइज कॉस्ट टू प्रोविजन, P&L टू एम्प्लॉइज कॉस्ट, नेट एंट्री क्या बनती है, P&L टू प्रोविजन। और नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, प्रोविजन टू कैश कर देंगे। कहानी खत्म, पैसे ले जा भाई, हाथ जोड़ के धन्यवाद भी करो। फिर बनता है अनवेस्टेड का केस, छुट्टी के बदले में छुट्टी, लीव अगेंस्ट लीव। इफ लीव्स आर अलाउड अगेंस्ट अनअवेल्ड लीव्स, छुट्टी के बदले में छुट्टी, तो अगले साल की जो छुट्टियां वो इंक्रीज हो जाएंगी आपकी, लेकिन कैश वैश नहीं मिलेगा। छुट्टी के बदले में छुट्टी ले लो भाई साहब। तो फिर हम इसमें एक फॉर्मूला बनाया था हमने, ये मैं दिखाता हूँ आपको, एग्जांपल चेक करो। ये देखो, अलाउड लीव्स कितनी है, 15, अवेल्ड कितनी है, 3। भाई साहब 12 दिन एक्स्ट्रा काम किया है, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कितनी प्रोबेबिलिटी है, 50% है जी। तो हम क्या करेंगे, 12 दिन लेंगे, इसका 50% करेंगे, और इसकी पर डे सैलरी कितनी है, 1,000 रुपए। तो 6,000 रुपए का प्रोविजन बनना चाहिए। एंट्रीज वही है सब। एम्प्लॉइज कॉस्ट टू प्रोविजन, P&L टू एम्प्लॉइज कॉस्ट, नेट एंट्री बनेगी P&L टू प्रोविजन। नेक्स्ट ईयर कैश तो देना नहीं, तो सैलरी में एडजस्ट कर लेंगे, प्रोविजन टू सैलरी। क्या एंट्री पास हुई होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 365 डेज, और नेक्स्ट एंट्री पास कर दी इन्होंने, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, 6 दिन की सैलरी बनती है। एक तो ये तरीका एंट्री पास करने का, इसका शॉर्टकट भी है, सैलरी अकाउंट डेबिट 359 डेज, प्रोविजन डेबिट 6 डेज, और टू बैंक 365 डेज। ये शॉर्टकट एंट्री सिखाई थी मैंने आपको। अब ये एंट्री भी पास कर सकते हैं। तो इस एंट्री की इंटरप्रिटेशन आपको चेक करा रहा हूं, जैसे मर्जी कर लो, सैलरी की बर्डन कम करनी है, खत्म बात। अच्छा जी, फिर आपको नॉन एक्यूमुलेटिंग का केस बताया था। ये देखो मेरे बच्चे, ये हमारा नॉन एक्यूमुलेटिंग का केस मैंने आपको बताया था। देयर विल बी नो अकाउंटिंग फॉर दिस। अनअवेल्ड लीव्स के बदले में ये तो लैप्स हो जाएंगे और कुछ भी नहीं कैरी होगा, ना पैसे मिलेंगे ना कुछ। नो अकाउंटिंग, नो डिस्कशन। जब कुछ है ही नहीं तो पेपर में आ नहीं सकता। फिर आपको एक एग्जाम्पल कराया कि जी सैलरी पर डे तो 1,000 रुपये, डिटेल ऑफ लीव्स आपको बताई। ए वर्कर 60 छुट्टियां अलाउड थी, 40 ली हैं, 20 रह गई। 20 में से जो वेस्टेड है वो है 15। वेस्टेड का मतलब कैश तो आपको पूरा देना पड़ेगा, तो 15 इंटू 1,000, 15,000 रुपये तो जी पूरा फुल प्रोविजन बनाएंगे हम। और ये जो 5 अनवेस्टेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 90% की, तो फिर हम 5 लेंगे, इसका 90% करेंगे, 1,000 रुपये करेंगे, 45 रुपये ये आ जाएंगे। तो करना क्या है, इसका टोटल मारो, 15 और 20, BCD सारे वर्कर का, 35, 35 और 12, 47, 47 और 10, 57 और 5, 62। तो 62 इंटू 1,000, 62,000 रुपये तो फुल हो गया। इसका मारो टोटल, ये आ जाएगा 4.5, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगाते जा रहे हैं, ये आ जाएगा 0.8, और ये आ जाएगा 8। टोटल मारा 8 और 8 16, 16 और 4 20, 21.3, तो 21,300 ये बनते हैं। ये देखो आंसर, सिंपल वर्किंग है जी। ये देखो फुल प्रोविजन 62,000, प्रोपोर्शनेट ये रहा 21,300, और एंट्री क्या बनेगी, इसका भी प्रोविजन, इसका भी प्रोविजन, वेस्टेड अनवेस्टेड। ये तो सैलरी में एडजस्ट हो जाएगा, ये कैश में चला जाएगा। ये मैंने आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की पूरी अकाउंटिंग कराई थी। कॉन्सेप्ट 1 हमारा फिनिश हो गया था। फिर मैं आ गया था कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल था। बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया, सर ये थोड़ा कम समझ में आया। मैं कहा आते ही कम समझ में है, थोड़ा सा टेक्निकल है। CA फाइनल की चीज को अगर इंटर में इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चे भी तैयार नहीं है, बच्चे ने ट्रेनिंग करी नहीं, आर्टिकलशिप में गया नहीं,
कुछ उसने देखा है नहीं कंपनी को, और आपने उसको सारे एएस दे दिए, उसको बोला सब्सिडरी का कंसोलिडेशन सीख के आ, अमेलगामेशन करके आ, ज्वाइंट वेंचर करके आ, एसोसिएट करके आ, रिटायरमेंट बेनिफिट, लीज, ईपीएस, उसके ऊपर बर्डन डाल दी, दुनिया जान गया आपने। पर एक बात समझ लेना बेटे, मेरी क्लासेस अटेंड करने के बाद अगर आपको एएस 15 में दिक्कत आ रही है तो बाकी स्टूडेंट्स के बारे में सोचो जो पढ़ते ही फाउंडेशन लेवल के टीचर से हैं, उनका क्या हाल होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मजाक का विषय है ही नहीं बेटे, गंभीरता का विषय है। और टीचर क्या करते हैं, एएस पढ़ाते पढ़ाते, या मैं देखता हूं इंटर लेवल पे भी चल रहा है, पता नहीं जनरेशन कैसे उसको एक्सेप्ट करती है, मेरी समझ से बाहर है। प्रोफेशनल बनना है आपने, आपके सपने हैं जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करने के। मैं बच्चों को देखता हूं कि सर मेरे सपने बहुत बड़े हैं, क्या मैं पूरे कर पाऊंगा? तो वो तभी पूरे होंगे जब आप किसी भी चीज को गंभीरता से लेंगे। मुझे लोग कहते हैं सीरियस नहीं बनना, सिंसियर बनना है। मैं कहता हूं सीरियस होना है। अगर तो आपने एक एवरेज लाइफ जीनी है, अगर आप एक एवरेज लाइफ जीना चाहते हो तो फिर तो आप चलो नॉर्मल सिद्धांतों पे, 8 घंटे की नींद लो, मेडिटेशन करो, ये नाचो गाओ, जो करना है करो। लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। सोना भी कम पड़ेगा, हंसना भी कम पड़ेगा, पेन भी ज्यादा लेना पड़ेगा, सोचना ज्यादा पड़ेगा। आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो आपको वहां तक पहुंचाएंगी, क्योंकि सृष्टि का नियम है गिव एंड टेक का। ये यूट्यूब पे जो लोग ज्ञान बांटते हैं बच्चों को, इससे आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। यही बात किसी ने शाहरुख खान से पूछी। वैसे तो मैं बॉलीवुड को नहीं सही मानता, लेकिन कभी कभी इंस्पायरिंग बातें कर जाते हैं। किसी ने शाहरुख खान से पूछा कि आपका हार्ड वर्क पे क्या लेसन है, तो उसने बोला कि भाई अगर आपको जिंदगी में कुछ अचीव करना है और कहीं पहुंचना है तो आपको सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप सोते रहोगे तो काम लॉस हो जाएगा, आपका काम का नुकसान हो जाएगा। जब एक्स्ट्रा वर्क करोगे, एक्स्ट्रा पेन लोगे, एक्स्ट्रा, तो हेल्थ का भी लॉस होता है, नो डाउट। लेकिन कुछ अचीव करने के लिए कुछ खोना पड़ता है सर। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं देखता हूं कि जब फाउंडेशन लेवल के टीचर इंटर के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं एएस, क्लास में गाने चल रहे हैं, डांस चल रहे हैं, बॉडी दिखाई जा रही है, कुछ और। ये सब चीजें उन बच्चों को अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए जिनके सपने बड़े हैं। उनको ये ट्रेडिशन रोकना, उनको ये सिस्टम रोकना चाहिए। उनको टीचर को बोलना चाहिए कि सर प्लीज फोकस ऑन द स्टडीज, क्योंकि डिग्री ही आपको वहां तक लेके जाएगी बेटे। अगर आपके सपने बड़े हैं तो इन चीजों को अपना बना लो। एक होता सिलेबस को पढ़ना, मैं जी सिलेबस पढ़ लिया, पास हो गया, डिग्री आ गई। एक होता फील करना कि जिंदगी में ये आप जिंदगी भर चार्टेड अकाउंटेंट बन के जीना चाहते हैं तो ये आपके ब्लड में होनी चाहिए चीजें। इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और आपका अकाउंट्स, जब तक ये आप फील नहीं करेंगे ये आपको वहां तक नहीं पहुंचाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। वही लॉ की पढ़ाई सब वकील करते हैं, एक वकील को मिलते हैं 500 रुपए स्टैम्प पेपर बनाने के, और वही किताबें पढ़ के एक वकील 50 लाख रुपए ले रहा है एक हियरिंग के। इतना डिफरेंस कैसे? नहीं सर उनके बाप दादाओं ने प्रैक्टिस जमा रखी होती है, वही ज्वाइन ना। पहली जनरेशन कभी कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। आपकी फैमिली में मैं मानता हूं चलो कोई सीए नहीं है, तो आप शुरुआत कर रहे हैं, आप फर्स्ट जनरेशन है, आपको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो अगली जनरेशन फिर वहीं खड़ी होगी आपकी। मैं वो चीज कहना चाहता हूं आपको, मिसगाइड बिल्कुल नहीं होना, अपना फोकस बना के रखना है, सिंसियर नहीं होना, सीरियस होना है। पढ़ाई के लिए सब कुछ करना है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं 1 घंटा स्विमिंग करूंगा, 1 घंटा हॉर्स राइडिंग करूंगा, 1 घंटा मैं पूल खेलूंगा, मैं पहले अपने आप को रिलैक्स करूंगा फिर पढ़ूंगा। बेकार की बातें भाई साहब। मैं 8 घंटे की नींद लूंगा, अरे बेकार की बातें भाई साहब। पढ़ने का यंग बच्चा है, इसको क्या चाहिए? मोटिवेशन। एक 17, 18, 20 साल के बच्चे को किस चीज का मोटिवेशन चाहिए? बॉडी में एनर्जी इतनी है, उसको क्या आपने मोटिवेट करना पढ़ने के लिए? नहीं सर मेरे घर की कंडीशन, सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ है। किसी बच्चे को हेल्थ इश्यूज है, किसी की फैमिली में प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल इश्यू है। ये भगवान ने डाल के भेजे हैं आपको लड़ने के लिए। ये लड़ना ही पड़ता है सर। हमारी जिंदगी में आज भी बने हुए हैं, सब कांस्टेंट है। मैं डायबिटिक हूं,
अर्ली एज पे डायबिटीज होगी मेरे को, तो क्या करूं, मैं काम करना छोड़ दूं और रोता रहूं कि मेरे को डायबिटीज हो गई, मेरे को ब्लड प्रेशर हो गया? क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जवानी में बहुत ज्यादा काम किया है। 22 साल की उम्र में, 22.5 साल की उम्र में सीए बन गया था मैं, पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ाते हुए 25 साल हो गए, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी किया, ऑनलाइन भी किया, फिल्में भी प्रोड्यूस कर रखी है मैंने, क्या कहूं, हर चीज में हाथ आजमाया हुआ है। क्या काम तो करना ही है, पढ़ाना पढ़ाना मेरा पैशन है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, सिलेबस को फील करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा बेटे। देखो मैं तो आपको सलाह दे सकता हूं, अगर इस बार सिलेबस में आपको लगता है तैयारी की कमी है, तो वो आप ठान लो कि मैं अगली बार नहीं छोड़ूंगा फिर इसको। जब किसी बच्चे का रिजल्ट नेगेटिव आता है और वो उदास होता है या रो रहा होता है, मैं उसको कहता हूं ना, मत करो ये, अपनी कमी ढूंढो कि आपने कमी कहां छोड़ी है और उसको ठीक करो और आगे बढ़ो। जो टाइम निकल गया ये उसी का आउटकम है। मान लो एक बच्चा फेल हो गया, अब वो उदास बैठा, उसने 1 महीना इस चीज में खराब कर दिया, जी मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूं, उसकी फैमिली भी डिस्टर्ब, माँ बाप भी परेशान, बच्चा भी परेशान। मैं कहता हूं ये गलत कर रहे हो आप। रिजल्ट आज आया आपका और वो नेगेटिव आया, लेकिन पता बच्चे को पहले से था, क्योंकि पेपर 2 महीने पहले हुए थे। जब वो पेपर लिख रहा था उसको तभी पता लग गया था कि ये गलत हो रहा है सब कुछ। उसको वो 2 महीने भी खराब नहीं करने चाहिए जो पेपर देने के बाद होते हैं। जब पेपर आपने ढंग से लिखा ही नहीं, पास कैसे हो जाओगे मुझे बताओ आप? ये बेकार की बातें मेरे बच्चे। मैं प्रैक्टिकल हूं, थोड़ा सख्त लगता हूं, लेकिन मैं बात वो कहता हूं जो आपके फायदे की है। ये आपको जिंदगी में टाइम खराब नहीं करना चाहिए, एक एक मिनट आपका कीमती है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरे फोकस से पढ़ो, फिल्म देख रहे हैं तो पूरे फोकस के साथ मूवी देखो, दोस्तों में बैठे हैं तो पूरे फोकस के साथ वहां बैठो। आपकी प्रेजेंस जहां पे हो वहां पे पूरी होनी चाहिए, रिजल्ट जिंदगी में आना ही आना है। पढ़ाई कर रहे हो तो दोस्तों के बारे में सोचते हो, दोस्तों में बैठे हो तो पढ़ाई की चिंता बनी रहती है। ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। तो जहां हो 100% हो, आपको रिजल्ट मिलेगा, पक्का मिलेगा बेटे, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। और ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। सीखो इन चीजों को। जब भी दोस्तों से बात करो, प्रोडक्टिव बात करो, कंपनी के शेयर पे बात करो, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे बात करो, बेकार की चीजों पे नहीं। ना ना ना, आईपीएल में कितना स्कोर हो गया, पैसा क्रिकेटर बनाते हैं और बात करते हैं हमारे बच्चे, टाइम वेस्टेज है। ये देखो आप, ये मैंने आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स बेटे यहाँ पे शुरू करके दिए थे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जिंदल सर आप तो क्लास में बिल्कुल नहीं बोलते थे, आप तो रिविजनरी क्लास में इतना मोटिवेशन इतना कुछ बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि क्लास में मेरा जो कोर्स है पहले 330 घंटे का है। अगर मैं आलतू फालतू की बातें कोर्स में करूंगा तो मेरा बच्चा तो परेशान हो जाएगा, वो कहेगा खत्म कब होगा। तो इसलिए मैं जब भी रिकॉर्डिंग करता हूँ सब्जेक्ट के ऊपर टू द पॉइंट बात करता हूँ, मैं फालतू की बात करता ही नहीं। लेकिन ये तो रिविजनरी वीडियो, तो मैं अपने दिल की भड़ास निकाल सकता हूँ। आपको जब बोलना चाहता हूँ बोल के जाऊंगा बेटे, आपके फायदे की बात जो चाहिए आपको बोल के जाऊंगा। मुझे टाइम का थोड़ा हिसाब रखना पड़ता है, मैं कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो फिर मैं आलतू फालतू की बात भी नहीं करता। तो पढ़ाई का मतलब पढ़ाई। और जब ये अब ये रिविजनरी वीडियो है, आपके पास टाइम है, आप देख रहे हैं, तो बात समझे बेटे? तो मैसेज देके जा रहा हूं, इसको अप्लाई करके देखना, शायद आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए। ये बेटे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के दो हिस्से हैं हमारे, एक है डीबीओ और एक है डीसीओ। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन पढ़ाया था, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन ये कंट्रीब्यूशन था, और ये बेनिफिट ऑब्लिगेशन था। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। डीबीओ मैं आ गया, डीबीओ पे। ये क्या है? आपके पास एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, आपने इसको बोला कि 5 साल के बाद आप रिटायर हो जाएंगे, 5 साल के बाद आप रिटायर हो जाएंगे, हम आपको ग्रेचुटी देंगे, हम आपको पेंशन देंगे, हम आपको एन्युटी देंगे आफ्टर रिटायरमेंट। पेंशन, ग्रेचुटी, एन्युटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कब? रिटायरमेंट के बाद। ये मैंने 5 साल कम लिया है, 15 साल बोलता हूं। चलो, मिस्टर एक्स को बोल रहे हैं कि 15 साल बाद आपकी रिटायरमेंट है और आफ्टर 15 ईयर्स हम आपको ग्रेचुटी, पेंशन, एन्युटी देना चाहते हैं। अब एक सोचने वाली बात है, 15 साल बाद जब एम्प्लॉय रिटायर होगा
उस टाइम पे आपको पैसे देने हैं। पेमेंट करनी है आफ्टर 15 ईयर्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय। पर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं आज, जो पैसा आपने 15, 20 साल, 25 साल, अगर कोई फ्रेशर आया है और उसकी उम्र है अभी 22 साल, रिटायरमेंट की एज है 58 साल, 36 साल पड़े हैं। कितने सारे एम्प्लॉयज होते हैं हमारे पास? कोई 15 साल बाद रिटायर होगा, कोई 20 साल बाद होगा, कोई 25 बाद होगा, कोई 30 बाद। रिटायरमेंट की एज है काफी आगे, अकाउंटिंग में आज कर रहा हूं तो कॉम्प्लिकेटेड तो है ही। और मेरी अकाउंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा कम ना पड़े, पैसा पूरा हो। अकाउंटिंग में आज कर रहा हूं लेकिन पैसा मुझे देना है 15 साल बाद, तो उस टाइम पे पैसे शॉर्ट नहीं पड़ने चाहिए। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग है। तो मैंने इसमें आपको कुछ स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप, सबसे पहले हम लगाते हैं PCUM, कुछ लोग इसको PUCM भी कह देते हैं, जो कहना कहो, नाम इसका सेम ही रहेगा। प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड, पहला स्टेप प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड। फिर हम इसके बाद बात करते हैं एक्चुरियल अजम्पशंस पे। फिर हम बात करते हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट पे। फिर हम बात करते हैं कर्टेलमेंट पे। और फिर हम बात करते हैं प्लान एसेट्स पे। ये 5 चीजें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। अगर आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स की अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, पेंशन, ग्रेच्युटी, एन्युटी, आप अपने एम्प्लॉयज की रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा प्रोवाइड करने की अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, तो ये 5 बातें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड, एक्चुरियल अजम्पशंस, आपका पास्ट सर्विस कॉस्ट, कर्टेलमेंट और प्लान एसेट्स। ये 4 कॉन्सेप्ट, ये वाले 4, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से डील करते हैं। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, ये वाला, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड के साथ डील करता है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में खड़े हैं तो स्टेप 1 to 4, और अगर एसेट साइड में खड़े हैं तो स्टेप 5। तो बैलेंस शीट में हम क्या करने वाले हैं, एक तरफ तो पैसा प्रोवाइड करेंगे और फिर उस पैसे को सेट असाइड कर देंगे। मान लो मैंने पैसा प्रोवाइड किया P&L से, मैंने P&L से पैसा निकाला और उससे कोई रिजर्व या प्रोविजन बना लिया फॉर एग्जांपल, तो ये तो लायबिलिटी साइड की बात हो गई। P&L टू प्रोविजन किया मैंने, तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रोविजन खड़ा हो गया लायबिलिटी साइड में। तो प्रोविजन के बराबर जब मैं कैश निकाल के कहीं और लगा देता हूं कि मैं इस कैश को यूज नहीं करूंगा, बाहर की बार सेविंग करूंगा, तो वो एसेट साइड वाली बात हो जाती है। पूरी कहानी आपको सुनाई थी मैंने, आपको याद होना चाहिए। 5 स्टेप की कहानी है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था PCUM, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था, क्यों ना मैं आपको क्लास वाला एग्जांपल ही रिवाइज करा दूं, बढ़िया रहेगा, है ना। क्लास वाला एग्जांपल ही रिवाइज करा देता हूं। ये 5 स्टेप लिखवाए, फिर एग्जांपल पे आ गया। ये देखो आप, प्रेजेंट सैलरी चल रही है 10,000 रुपए महीना, एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट है 10% पर एनम फॉर ईच ईयर, हर साल सैलरी 10% से बढ़ेगी। बहुत बढ़िया। ग्रेच्युटी प्रॉमिस किया हमने 2% ऑफ द फाइनल सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। फाइनल सैलरी की 2% ग्रेच्युटी आपने दी है। इसमें एक लाइन लिखनी रह गई, फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। जितने साल वो सर्व करेगा हर साल के लिए 2% मिलेगा। 15 साल काम करेगा तो 15 साल तक 2% इकट्ठा होता रहेगा उसका, फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। तो ये जो 2% है ये 1 साल के लिए मिलेंगे उसको। ये प्लीज आप लिख लेना, शायद पता नहीं मुझे ये हैंड रिटन नोट्स में गलती है या क्लास में मेरी कोई गलती हो गई मुझसे। आप अपनी कॉपी में अगर ये लिखा नहीं हो लिख लेना प्लीज। फॉर एग्जाम्पल उसकी रिमेनिंग सर्विस कितनी पड़ी है, 3 साल। तो ये जो 2% है ये उसको 3 बार मिलेगा, 2%, 2%, 2% फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। और अगर ये ना लिखा हो, मान लो ये नहीं लिखा क्वेश्चन में, तो फिर 2% फाइनल है और ये 2%
3 सालों के लिए मान लेंगे फिर हम, फिर अलग अलग नहीं मिलेगा, 2 3 बार नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा बस। तो फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस अगर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के अंदर, तो हर साल उसको 2% मिलेगा। एक और बात बच्चे पूछते हैं जी, फाइनल सैलरी एनुअल वाली लेनी है या मंथली? भाई साहब मंथली लेनी है, पर मंथ। एनुअल सैलरी नहीं लेनी है आपने, एनुअल सैलरी तो बहुत ज्यादा हो जाती है, मंथली सैलरी। अच्छा, फिर बच्चा कहता है जी ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट देखना आपने। कैसे? अगर कोई एम्प्लॉय 3 साल बाद रिटायर हो रहा है, तो जब वो रिटायर होगा उस टाइम पे जो सैलरी होगी उसका 2% लेना आपने, 2% ऑफ फाइनल सैलरी। तो आपको पहले फाइनल सैलरी निकालनी आनी चाहिए। हमने 10,000 लिया, इंटू 1 किया, 1.1 किया, 1.1 किया। कैसे? ये पहले साल की सैलरी है, पहले साल थोड़ा ना इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर आप किसी एम्प्लॉय को आज रखते हो तो क्या रखते ही इंक्रीमेंट दे देते हो? पहले 1 साल काम तो करा लो, फिर अगले साल से इंक्रीमेंट देंगे उसको। ये पहला इंक्रीमेंट है, 10% इंक्रीमेंट है ना, तो 1.1 हो गया। फिर 10% इंक्रीमेंट है, तो 10,000 में फिर 10% प्लस हो गया, तो 11,000 में फिर 10, 12,100। तो 3 साल में उसकी सैलरी 12,100 होगी जब वो रिटायर होगा। जिंदल सर इसके पीछे क्या लॉजिक है? बताया था आपको कि जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो वो अपनी सैलरी के हिसाब से अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन कर लेता है। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है तो उसके अपने खर्चे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, लाइफ स्टाइल बढ़ता जाता है। तो जब वो रिटायर होगा तो उस टाइम की सैलरी इसलिए लेते हैं ताकि उसको लाइफ स्टाइल मेंटेन करने में दिक्कत ना आए। तो जब वो रिटायर होगा उस टाइम पे 12,100 सैलरी होगी। इसका मैंने किया 2%, 12,100 का 2% किया मैंने, तो ये आ गया 242 रुपए। तो ये 242 रुपए 3 बार मिलेंगे उसको, 1 2 3। क्यों? क्योंकि फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस है, तो 3 साल के लिए उसको 3 बार पेमेंट करेंगे 242 रुपए। अच्छा सर अगर ये ना लिखा होता तो फिर 242 रुपए लमसम होता, और मैं इसको 3 से डिवाइड करके एनुअल निकाल रहा होता कि भाई 1 साल के कितने बनते हैं। तो अगर 242 को मैं 3 से डिवाइड करता तो ये 81 रुपए बनते। तो फिर 81 प्रोवाइड करते हर साल, क्योंकि 242 तो लमसम है। पर 242 लमसम नहीं है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। अब इसकी अकाउंटिंग की कहानी शुरू होती है। मैंने आपको अकाउंटिंग शुरू करके देने से पहले आपको बोला था, मैं जरा स्क्रीन साफ करता हूं। ये 2% की कहानी हो गई, 242 तक पहुंच गए हम, 3 साल भी देख लिया हमने। डिस्काउंटिंग रेट 10% का, ये इंटरेस्ट का रेट होता है 10%, इंक्रीमेंट भी 10%। अब मैं अकाउंटिंग पे लेके आता हूं। मैंने आपको अगला स्टेप बताया था कि जब आप प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम खड़े कहां हैं। तो हम खड़े एट द एंड ऑफ ईयर। अगर आपको 3 साल की अकाउंटिंग करनी है और आप फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं तो आप हमेशा एट द एंड ऑफ ईयर खड़े हैं। तो मैं खड़ा हूं एट द एंड ऑफ ईयर, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, एट द एंड ऑफ ईयर। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। पहली बात तो ये हो गई, मैं पहली अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर के एंड में करूंगा, दूसरी अकाउंटिंग सेकेंड ईयर के एंड में करूंगा, तीसरी अकाउंटिंग थर्ड ईयर के एंड में करूंगा। ये बात क्लियर है। एक बात और बताई थी कि मुझे 242, 242 और 242 ये इकट्ठे करने हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि मैं फर्स्ट ईयर के एंड में खड़ा हूं, मैं फर्स्ट ईयर के एंड में खड़ा हूं और मुझे पेमेंट करनी है थर्ड ईयर के एंड में। 242 इंटू 3 726, हाँ ठीक है। मैं फर्स्ट ईयर के एंड में खड़ा हूं, भी मैं अकाउंटिंग तो एक एक साल करके करूंगा ना। फर्स्ट ईयर के एंड में खड़ा हूं, पेमेंट करनी है थर्ड ईयर के एंड में, तो पेमेंट तो 2 साल बाद करनी है। तो फिर मुझे 242 रुपए रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? इसमें तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि आप फर्स्ट ईयर के एंड में खड़े हैं, पेमेंट करनी है थर्ड ईयर के एंड में, तो आप इस पे दूसरे साल का 2 साल का पीवी फैक्टर लगा लो 0.826, क्योंकि 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर है 909
826,751। अगर आप सेकेंड ईयर के एंड में खड़े और पेमेंट करनी है थर्ड ईयर के एंड में, 1 साल बाद पेमेंट करनी है, तो फिर आप 242 क्यों रिकॉर्ड करोगे? आप इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो। तो जो पैसा आपने 1 साल बाद देना है, इस पे 1 साल का पीवी फैक्टर लगाओ। थर्ड ईयर के एंड में खड़े और थर्ड ईयर के एंड में ही पेमेंट करनी है, तो अब डिस्काउंटिंग हो नहीं सकती, इसकी वैल्यू तो 1 रुपया ही है। तो मैंने आपको बोला था कि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए। बस आपको ये देखना है कि आप खड़े कहां हैं और पेमेंट कब होगी। अगर मान लो इस क्वेश्चन के अंदर 5 साल का पेमेंट होता, अगर आपकी सर्विस 5 साल की होती, तो मैं ये सोचता खड़ा हूं फर्स्ट ईयर के एंड में, पैसे देने हैं 5वें साल के एंड में, तो मैं 4 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर 4 3 2 1 0 इस तरह से चलता। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर का सिलेक्शन करना सिखाया था आपको मैंने। तो प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी हमने। फॉर एग्जांपल 242 इंटू 826, तो ये आ गया था हमारा 200 रुपये आ गया था। ये लो मैं लिख देता हूँ 200। अच्छा 242 इंटू 909, तो ये आ गया था हमारा 220 रुपये। ये 242 ही रहेगा। सबसे पहले इंक्रीमेंट लगा लगा के फाइनल सैलरी पे पहुंच गए। फाइनल सैलरी पे रेट लगाओ ग्रेचुटी का। और ये बात याद रखना कि ये ईच ईयर ऑफ सर्विस है या लमसम है। अगर ईच ईयर ऑफ सर्विस है तो बार बार निकलेगा ये, और अगर लमसम है तो फिर डिवाइड करके एनुअल निकालना पड़ेगा। चलो जी, अमाउंट आ गई। फिर अगला स्टेप ये देखो खड़े कहाँ है और पेमेंट कब होनी है। डिस्काउंटिंग फैक्टर का सिलेक्शन करो। और हम हमेशा अकाउंटिंग करते हैं एट द एंड ऑफ ईयर। तो फर्स्ट ईयर के एंड में खड़े हैं, थर्ड में पेमेंट करनी है, 2 साल का गैप है, तो 2 साल की डिस्काउंटिंग गैप निकाल के डिस्काउंटिंग सिलेक्ट करनी है आपने। अगर आप कहोगे जी मैं पहले में खड़ा हूं, तीसरे में पेमेंट है, तो 3 साल, अरे नहीं भाई साहब, फर्स्ट ईयर के एंड में खड़े हैं, थर्ड ईयर के एंड में पेमेंट है, 2 साल का गैप है, 2 साल की डिस्काउंटिंग करना। अच्छा फिर अकाउंटिंग चालू हो गई हमारी। हम खड़े हैं जी फर्स्ट ईयर में। मैंने आपको पहली एंट्री पास करनी सिखाई थी। करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट वैल्यू निकाली है ना, तो ये प्रेजेंट वैल्यू है 200 और एंट्री पास कर देंगे P&L अकाउंट डेबिट टू करंट सर्विस कॉस्ट 200। अकाउंटिंग शुरू हो गई। इसको क्या नाम दिया था हमने? करंट सर्विस कॉस्ट का। ये आज की कॉस्ट है। अब देखो अगले साल क्या होगा, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर कहां खड़े हैं? एट द एंड। तो पहली एंट्री पास करेंगे करंट सर्विस कॉस्ट डेबिट। बताओ कितनी अमाउंट थी? ये तो हो गया 220। लो जी 220। एक और चीज याद रखना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ये कौन सा इंटरेस्ट है भाई साहब, कमाल करते हो। आपकी लाइबिलिटी 200 रुपए की है, आपकी लाइबिलिटी 200 रुपए की है। ये लाइबिलिटी कब खड़ी की थी आपने? फर्स्ट ईयर के एंड में। अब आप कहां खड़े हो? सेकेंड ईयर के एंड में। क्या पैसे दे दिए आपने? नहीं दिए। तो जो लाइबिलिटी फर्स्ट ईयर के एंड में खड़ी की थी आपने, सेकेंड ईयर तक जाते जाते आपको उसके ऊपर ब्याज भी ड्यू करना पड़ेगा। अगर आपने किसी को पैसे देने हैं और आप पैसे नहीं दे रहे तो ब्याज ड्यू करो। अच्छा, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे ब्याज निकलता जाएगा और नई नई कॉस्ट आती रहेगी। तो इसमें 20 रुपए का ब्याज है, 200 इंटू 10%, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ गई। अच्छा, टू PVDBO 240 रुपए। P&L अकाउंट डेबिट टू CSC, भाई साहब, टू CSC और टू इंटरेस्ट। थर्ड ईयर के एंड में आ गए। फिर वही एंट्री, CSC डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू PVDBO, P&L अकाउंट डेबिट, वही 2 खर्चे, और लास्ट में PVDBO टू बैंक। PVDBO अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो पैसे बनते थे। तो मैंने आपको इसका अकाउंट बना के दिखाया था कि PVDBO अकाउंट बनता कैसे। ये लो अकाउंट बनाया। पहले साल हमने लिखा जी बाय करंट सर्विस कॉस्ट 200 रुपए, इसका बैलेंस निकाल दिया 200 रुपए। अब ये पैसा 3 साल बाद देना है, तो नॉन करंट लायबिलिटी में दिखेगा आपको। सेकेंड ईयर में आ गए। पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा हमने 200 रुपए का, फिर लिखा हमने करंट सर्विस कॉस्ट 220, फिर हमने लिखा इंटरेस्ट, इस पे हमने 20 रुपए का इंटरेस्ट निकाल दिया। भाई साहब 200 इंटू 10%, फिर टोटल मारा तो ये हो गया 440। तो बैलेंस निकल आया, टू बैलेंस CD 440। तीसरे साल में आ गए, थर्ड ईयर में हमने इसका बैलेंस निकाला 440।
फिर हमने लिखा बाय CSC पूरा 242, बाय इंटरेस्ट 44, क्यों 440 का 10%, फिर हमने इसका लगाया टोटल 440 प्लस 44 प्लस 242, 726 रुपये आपके तैयार हो गए हैं। लो जी टू बैंक कर दो 726, जय श्री राम। बंदे को पैसे देके नक्की करो आप। ये अकाउंटिंग सिखाई थी आपको मैंने। ये देखो आप एग्जांपल, क्या नहीं कराया बेटे आपको, ये देखो सबसे पहले फाइनल सैलरी निकाली हमने 12,100 आ गई, फिर 12,100 के ऊपर 2% लगा के 242 रुपए निकाले, 726 रुपए निकाले। फिर हमने प्रेजेंट वैल्यू देखी कि फर्स्ट ईयर के एंड में खड़े, देखो स्पेशली लिखा हुआ है एट द एंड, फर्स्ट के एंड में खड़े हैं, पेमेंट करनी है थर्ड के एंड में, तो 2 साल का पीवी, 1 साल का पीवी, 0 पीवी। थर्ड ईयर के एंड में जो पैसे प्रोवाइड करोगे उसकी डिस्काउंटिंग हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे आपको। ये इनकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। फिर हमने फर्स्ट ईयर की एंट्रीज डाल के दिखाई आपको, सीधा अकाउंट में लेके आ रहा हूं, ये देखो सीधा अकाउंट में लेके आ रहा हूं, बाय CSC, फिर इंटरेस्ट, फिर CSC, फिर इंटरेस्ट, फिर टू बैंक। अगर आप मेरे से पूछें कि जिंदल सर PVDBO का अगर आप एक स्टेटमेंट बना के दिखाएं, मैं बनवा देता हूं। ओपनिंग बैलेंस मान लेते हैं नील है, करंट सर्विस कॉस्ट हमने इसमें ऐड करी, चलो पुराना मान लेते हैं एक बार, इंटरेस्ट इसमें ऐड किया और पेमेंट लेस कर दी, बाकी क्लोजिंग बैलेंस है। जिंदल सर जब पेमेंट कर दी तो क्लोजिंग कैसे आया? आपके पास 50 वर्कर हैं, सारे इकट्ठे थोड़ा ना रिटायर हो जाएंगे, 50 का 50 आपने PVDBO मेंटेन करा, जो जो रिटायर होता जाएगा पैसे लेता जाएगा, बाकियों का बैलेंस पड़ा रहेगा। ये अकाउंटिंग आपको सिखाई थी मैंने। अब एक बच्चे ने क्या करा, स्टडी मैट खोल लिया। कितना मना करता हूं कि आपका स्टडी मैट मैं आपके बिहाफ पे पढ़ चुका हूं, आप मेरे से बढ़िया स्टडी मैट नहीं पढ़ सकते। बच्चा कहाँ मानता है सर, बच्चा कहता है सर मैंने स्टडी मैट लिया, स्टडी मैट में सर इन्होंने ऐसे किया हुआ है। कैसे सर? 10,000 लिया उन्होंने, इसका 1.1 1.1 1.1 3 बार किया हुआ है सर, आपने 2 बार कराया है, उन्होंने 3 बार इंक्रीमेंट लिया है। तो मैं अब आपसे पूछता हूं कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को रखते हो तो उसकी सैलरी अगले साल बढ़ाओगे या उसकी सैलरी रखते ही बढ़ा दोगे? बेवकूफों वाली कैलकुलेशन है। बेसिक सैलरी थोड़ा ना बढ़ती है, पहले वर्कर को रखेंगे, उसको तनख्वाह देंगे, वो काम करेगा, फिर उसकी अगले साल सैलरी बढ़ेगी। रखते ही सैलरी बढ़ जाएगी क्या? जिंदल सर पेपर में नंबर तो नहीं कट जाएंगे? कटने तो नहीं चाहिए बेटे, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, बच्चों को नंबर मिल ही रहे हैं, गलत काम में से होता नहीं, मैं क्या करूं? या तो मैं कहता हूं कि अगर आपको डाउट है तो फिर भाई आप भी 3 बार इंक्रीमेंट ले लो, पर ये गलत है, प्रैक्टिकली गलत है, संभव ही नहीं है। आपको कैसा लगेगा, आपने एक ड्राइवर रखा और वो ड्राइवर दूसरे दिन बोले बाबूजी तनख्वाह बढ़ा दो, क्या बोलोगे? यार तेरे को कल तो रखा है हमने। आप अपने ऊपर लगा के देखो ना प्रैक्टिकल। आप CA बन गए, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको मिल गया 1 करोड़ का पैकेज, आपने ज्वाइन कर लिया, आप 1 हफ्ते बाद ही कंपनी के MD के पास पहुंच गए कि जी 1 करोड़ की सैलरी है मेरी, बढ़ा दो। बोलेगा तेरे को कल तो रखा है यार, तेरी सैलरी आज कैसे बढ़ जाएगी? तो ये वो काम है, क्या कर सकता है। अच्छा फिर हम आगे बढ़े, ये कॉन्सेप्ट लिखवाए कि मैंने क्या क्या वर्किंग बनाई है। ये देखो आप, एक और एक चीज बताता हूं आपको, इसमें ग्रेचुटी प्रॉमिस्ड है 1%, इसमें फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ ना। सैलरी कितनी है? 1.5 लाख, इंक्रीमेंट तो चलो नहीं बताया, कोई बात नहीं, 1.5 लाख लिया, इसका 1% किया हमने, तो ये आ गए हैं 1,500 रुपए। रिमेनिंग पीरियड है 4, फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस नहीं है, तो ये लमसम अमाउंट है, 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर एनुअली मानेंगे 375 रुपए। तो ईच ईयर ऑफ सर्विस लिखा है तो 1500 1500 1500 1500 4 बार होते हैं। लमसम है तो फिर भाई ये 1500 लमसम है, इसको डिवाइड करो 4 से तो एनुअल आएगा। फिर इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे हम। डिस्काउंटिंग का रेट क्या है तो आप डिस्काउंटिंग करके देख लो, 375 375 375 375। ये पैसा मैं फर्स्ट ईयर के एंड में खड़ा हूं, चौथे साल के एंड में देना है, 3 साल का गैप है।
खड़ा हूं फर्स्ट के एंड में, देने या चौथे के एंड में, 3 साल का गैप है, तो इस पे पीवी फैक्टर लगेगा 726, 751, 10% रेट है ना, 909, 826, 751। 2 साल का गैप है, 1 साल का गैप है, कोई गैप नहीं है, डिस्काउंटिंग करके अकाउंटिंग शुरू कर लो। ये देखो आंसर में, ये रहा आंसर। फिर तो खाता ही बनाना आपने। करंट सर्विस कॉस्ट चल पी एंडल, ब्याज चल पी एंडल, और आपकी जो लायबिलिटी खड़ी है उस पर ब्याज तो आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। आपने 282 रुपए की लायबिलिटी खड़ी कर ली पर चुकाई नहीं आपने, कोई बात नहीं, इस पे आपको 28 रुपए ब्याज तो बुक करना ही पड़ेगा ना। फिर ये पूरी अकाउंटिंग आपको सिखाई बेटे मैंने। फिर लेक्चर नंबर 2 आ गया। देखो मेरे बच्चे, एक लेक्चर खत्म हो गया, दूसरे लेक्चर में आ गया। आते ही क्वेश्चन नंबर 7 कराया। 5 साल का कॉन्सेप्ट था इसमें 5 साल का कॉन्सेप्ट था। तो पहला पीवी फैक्टर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर अकाउंटिंग कराई। देखो पीपीडीपीओ अकाउंट बना हुआ है। फिर स्टेप 2 में आ गए हम। क्या बताया था स्टेप 2 में? एक्चुरियल अजम्पशंस। मेरे बच्चे, एक्चुरियल अजम्पशंस ये क्या चीज है? मैंने आपको ये बोला था कि डीबीओ की अकाउंटिंग आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमन लाइफ और कुछ फाइनेंशियल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। कैसे? मिस्टर एक्स 15 साल के बाद रिटायर होंगे। आपने ये बोला ना कि मिस्टर एक्स 15 साल के बाद रिटायर होंगे, मिस्टर वाई 22 साल के बाद, मिस्टर जेड 20 साल के बाद। लिस्ट बना ली, ढेरों वर्कर हैं और सबकी लाइफ अलग अलग है रिटायरमेंट की। आपको क्या लगता है कि ये आपकी कंपनी छोड़ के नहीं जा सकते? आपको क्या लगता है कि क्या इनकी डेथ नहीं हो सकती? आपको क्या पता भगवान का रिमोट का बटन कब दब जाए? मेरा नहीं पता, मैं रिवीजन रिकॉर्ड करा रहा हूं, ये पूरी होगी कि नहीं होगी भगवान को पता है। मैं कल सुबह उठूंगा कि नहीं उठूंगा भगवान को पता है। मैं कितने साल जीऊंगा भगवान को पता है। ह्यूमन लाइफ में सर बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इसका मन बदल गया, कंपनी छोड़ के भाग गया, टाइम से पहले इसकी डेथ हो गई, फिजिकली डिसेबल हो गया, काम पे आना बंद हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है। इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक असम्पशंस। फिर आपने अभी पीयूसीएम लगाया था, डिस्काउंटिंग फैक्टर जी 10% है। ये क्या होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर? गवर्नमेंट बॉन्ड रेट होता है, रिस्क फ्री। ये तो चेंज होता रहता है। हाँ, इंक्रीमेंट इन सैलरी ये भी चेंज होता रहता है मार्केट के हिसाब से। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फैक्टर, फाइनेंशियल असम्पशंस। डेमोग्राफिक, फाइनेंशियल। तो आपको इन असम्पशंस के हिसाब से अकाउंटिंग करनी होती है। तो AS 15 कहता है ये चार्टेड अकाउंटेंट का काम नहीं है। आप ऐसा करो, मार्केट में जाओ, किसी एक्चुरी को पकड़ के लाओ जो एक्चुरियल वैल्यूएशन का काम करता हो। एक्चुरियल वैल्यूएशन का सर अलग कोर्स है और उस कोर्स को करने वाले लोग एक्चुरी कहलाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी भी इन्हीं के हिसाब से चलती है। तो एक्चुरी को बुलाओ, वो आपको अपनी अजम्पशन लेके बताएगा कि कितने पैसे आपको प्रोवाइड करने चाहिए और किस रेट पे डिस्काउंटिंग करनी चाहिए, किस रेट पे इंक्रीमेंट लेना चाहिए, कितनी एज को रिटायरमेंट एज मानना चाहिए, वो बताएगा आपको। उसको कहते हैं एक्चुरियल अजम्पशंस। तो 2 तरह की अजम्पशंस होती हैं, एक डेमोग्राफिक, एक फाइनेंशियल। उसको बेस बना के हम अकाउंटिंग शुरू करते हैं। हो गई बात। लेकिन अगर अकाउंटिंग शुरू होने के बाद एक्चुरियल अजम्पशन में चेंजेस आ जाएं तो आपको एक्चुअली बोले नहीं जी डिस्काउंटिंग 10% से नहीं 12% से करो, मार्केट का रेट चेंज हो गया, तो फिर आपको एक्चुरियल अजम्पशन में जो चेंजेस आ रहे हैं ओवर द पीरियड, 1 साल की अकाउंटिंग हो गई, 2 साल की हो गई, फिर चेंजेस आ गए, तो फिर आपको पीवीडीबीओ को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि जो पीवीडीबीओ आपने बना रखा होगा वो पुरानी अजम्पशंस के हिसाब से होगा, आपको नई अजम्पशंस पे स्विच ओवर करना पड़ेगा। तो जब आप पीवीडीबीओ को स्विच करोगे ड्यू टू चेंज इन अजम्पशन,
तो जो डिफरेंस आएगा उसको बोला जाएगा एक्चुरियल गेन, एक्चुरियल लॉस। अगर आपका पीवीडीबीओ बढ़ जाता है मतलब लायबिलिटी बढ़ गई तो आपको लॉस हो गया, लायबिलिटी कम होगी तो आपको गेन हो गया। एक्चुरियल गेन, एक्चुरियल लॉस जो निकलेगा उसको P&L में डाल देंगे हम। तो उस एक्चुरियल गेन लॉस को आपको निकालना सिखाया था कि कैसे निकलता है, ड्यू टू चेंज इन अजम्पशंस। एक एग्जांपल लिया था मैंने क्लास में, शायद आपको याद हो मेरे बच्चे। ये देखो, ये अजम्पशंस हैं, डेमोग्राफिक, फाइनेंशियल, डेथ रेट, लेबर टर्नओवर रेट, सैलरी इंक्रीमेंटल डिस्काउंट रेट, डिस्काउंटिंग रेट गवर्नमेंट का रेट होता है। फिर अगर आपकी अजम्पशन चेंज हो जाए तो फिर आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा पीवीडीबीओ का। फिर उसको हम एक्चुरियल गेन, अगर लायबिलिटी बढ़ जाती है तो लॉस हो जाएगा, कम हो जाती है तो गेन। फिर इसका एक एग्जांपल कराया कि इसको करते कैसे। देखो, फाइनल सैलरी है जी 1 लाख, ठीक है। ग्रेचुटी प्रॉमिस कर रखी है 2% फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, हर साल के लिए 2%। तो 1 लाख का 2% तो फिर 2,000 रुपये बनता है। तो 2,000 रुपये हर साल है, ठीक है। कितने साल की सर्विस है? 3 साल की। तो 2,000 2,000 2,000। डिस्काउंटिंग का रेट कितना है? 10% पहले साल में। अभी कोई चेंजेस आए? नहीं आए। तो पहले नॉर्मल अकाउंटिंग करेंगे 10% से। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैंने लिखा जी 2,000, मैंने लिखा जी 2,000, मैंने लिखा जी 2,000, 826, 909 और 1। अब वो गैप आप देख लेना क्या बनता है। तो 2,000 इंटू 826 ये बनता है 1,652, ये बनता है 1818, ये बनता है 2,000। अकाउंटिंग चालू हो गई, मैं आ गया पीवीडीबीओ अकाउंट में। मैं फर्स्ट ईयर में खड़ा हूँ, मैंने लिखा बाय CSC 1,652 टू बैलेंस CD 1652। ये मेरी पहले साल की अकाउंटिंग हो गई। मैं दूसरे साल में आ गया, मैंने लिखा बाय बैलेंस BD 1652। मैं सेकंड ईयर में आ गया, मेरा रेट है 10%, मेरी अकाउंटिंग बढ़िया चल रही है। लेकिन दिक्कत क्या हुई, सेकंड ईयर में ये रिवाइज हो गया कि रेट 9% है। कहते बताओ एक्चुरियल गेन हुआ कि लॉस हुआ? 10% का रेट 9% है डिस्काउंटिंग का। अब मेरे को शुरू से सोचना पड़ेगा, कैसे? 1 2 3, 2,000 2,000 2,000। कि अगर मेरी अकाउंटिंग शुरू से ही 9% पे होती तो क्या होता? अच्छा, 917 842 और इंटू 1। ये मैंने 9% पे फैक्टर ले लिए, एक 2 साल का, एक 1 साल का। मैंने इसकी वर्किंग बना के देखी, ये बनती है 1,684 रुपये, ये बनती है 1,834 रुपये, ये बनती है 2,000 रुपये। मैंने बनाया पीवीडीबीओ फर्स्ट ईयर में, CSC 1,684 रुपये। सेकेंड ईयर में ओपनिंग बैलेंस आ गया, फिर मैंने लिखा इंटरेस्ट 9% पे 152। फिर मैंने लिखा CSC कितना, 1,834 रुपये। मैंने बैलेंस निकाला दूसरे साल का, 1,684, 152, 1,834, ये आ गया 3,670 क्लोजिंग बैलेंस। एक बात बताओ बेटे, ये जो 3,670 है क्या है? ये जो 3,670 है ये सेकेंड ईयर के एंड में रिवाइज्ड रेट के हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस है। मैंने एक बार झूठ मूठ में मैंने सोचा कि अगर शुरू से 9% होता तो सेकेंड ईयर के एंड में मेरा पीवीडीबीओ कितना होता। तो ये मुझे मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन होगा? ये देखो, मैं तो अकाउंटिंग ये कर रहा हूं 10% वाली। तो अब इन्होंने बोला जी आप ऐसा करो, बाय इंटरेस्ट 9% लो, ठीक है। बाय CSC ये भी 9% वाली लो, अच्छा। टू बैलेंस CD ये भी 9% वाला लो। तो ये कैसे पता लगा? ये रहा, ये मेंटेन करना है मेरे को। अच्छा ठीक है, ये 9% वाला ले लिया क्लोजिंग बैलेंस हमने। करंट सर्विस कॉस्ट 1,834 रुपए की है।
ब्याज मैं ले नहीं सकता क्योंकि 9% मेरा यहाँ पे लगेगा 1652 पे, लेकिन लिया मैंने वही 149 रुपये। अब ये मैच नहीं करेगा। ये मैच क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका जो ओपनिंग बैलेंस है ये 10% वाला है, लेकिन बाकी सारी चीजें आपने 9% पे कर दी। क्लोजिंग भी 9, करंट सर्विस कॉस्ट भी 9 और ब्याज भी 9। अब डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस आपका एक्चुरियल गेन एक्चुरियल लॉस है ड्यू टू चेंज इन अजम्पशंस। लेकिन एक बात, चेंज तो कर दिया लेकिन बैलेंस आपका बिल्कुल करेक्ट 9% पे मेंटेन हो रहा है। तो डिफरेंस निकालो और जो भी डिफरेंस आएगा वो एक्चुरियल गेन लॉस होगा। तो 1652 प्लस 149 प्लस 1834, तो ये मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है बाय एक्चुरियल लॉस कितना, 35 रुपए का जी। ये P&L में जाएगा। तो एक तो ये ब्याज, एक ये और एक ये, तीनों P&L में जाएंगे आपके। इसका मतलब ये हुआ हमने जो PVDBO सीखा था, अभी जो PVDBO सीखा था, ओपनिंग बैलेंस प्लस CSC प्लस इंटरेस्ट माइनस पेड प्लस माइनस एक्चुरियल गेन और एक्चुरियल लॉस भी आ सकते हैं, तब जाके क्लोजिंग बैलेंस आता है आपका। और ये आएगा तो अजम्पशंस में चेंजेस की वजह से आएगा। ये देखो आंसर में मैंने आपको जो क्वेश्चन एग्जांपल कराया था क्लास में, पहले अकाउंटिंग आपकी ये चली, देखो आप पहले साल की अकाउंटिंग 1652 करके रख ली हमने, यही एग्जांपल कराया था ना। फिर हमने इसको 9% के हिसाब से देखा कि क्या होता, तो ये 3670 होता। फिर हमने दोबारा से PVDBO बनाया, 1652 को ओपनिंग में ले गए, ये 10% वाला है, ब्याज 9% वाला है, ये भी 9% वाला है और ये भी 9% वाला है। अपने आप एक्चुरियल लॉस आ गया, इसको उठा के P&L में मारा आपने। ये आपको चेंज इन अजम्पशंस की पूरी अकाउंटिंग कराई थी रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे। अच्छा जी, फिर ये आ गया था स्टेप 4 पास्ट सर्विस कॉस्ट। बच्चे पूछ रहे थे स्टेप 3 कहां गया, तो जो स्टेप 3 है वो प्लान एसेट्स का, वो बाद में कराया था। पहले मैंने लायबिलिटी साइड को निपटाया था। पहले हमने प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड किया, फिर एक्चुरियल अजम्पशन में चेंजेस किए, अब खड़े हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट में। ये क्या चीज है? पास्ट सर्विस कॉस्ट का मतलब ये है बेटे, आपके पास PVDBO पड़ा है, PVDBO आपने इसको प्लस कर लिया, नहीं समझे? आपने एम्प्लॉइज को बोला कि हम आपका बेनिफिट बढ़ा रहे हैं, कंपनी ने ताबड़तोड़ प्रॉफिट कमाया तो कंपनी को लगा यार एम्प्लॉइज में बांटते हैं, तो कंपनी ने बोला कि हम आपका डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, जो आपकी ग्रेचुटी पेंशन है, वो बढ़ा रहे हैं और उसके बढ़ने से आपका PVDBO का बैलेंस भी बढ़ा रहे हैं। तो PVDBO का बैलेंस बढ़ाने की बात चल रही है यहाँ पे। तो अगर आप अपने एम्प्लॉइज का कोई बेनिफिट बढ़ाना चाहते हैं, फ्यूचर से नहीं, जो काम वो करके आए हैं, पास्ट सर्विस कॉस्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जितनी सर्विस वो दे चुके हैं हम उसका भी बेनिफिट उसको दे रहे हैं। फ्यूचर में वो जो सर्विस करेगा उसका बेनिफिट तो देना ही है, जो सर्विस उसने पास्ट में दी है उसका भी बढ़ा हुआ बेनिफिट दे रहे हैं। अच्छा, पास्ट सर्विस कॉस्ट। अब इसके दो केस बनते हैं। जब आप अपने स्टाफ का बेनिफिट बढ़ा दोगे और वो भी उस सर्विस के लिए जो वो दे चुके हैं, तो इसके दो केस बनते हैं, एक है वेस्टेड और एक है अनवेस्टेड। ये क्या चीज है? पहला, एम्प्लॉयज की दो कैटेगरीज होती हैं। पहली वो कैटेगरी कि आपका एम्प्लॉय आपको सर्विस दे चुका है और वो रिटायरमेंट के दरवाजे पे खड़ा है। पास्ट सर्विस कॉस्ट में अगर कोई एम्प्लॉय अपना सर्विस पीरियड पूरा कर चुका है और वो बस पेमेंट का इंतजार कर रहा है और आप उसका बेनिफिट बढ़ा रहे हो, अच्छा, ऐसा एम्प्लॉय जो आपको पूरी सर्विस दे चुका और वो पेमेंट लेने के लिए खड़ा है और आप उसका बेनिफिट बढ़ा रहे हो, तो क्या फ्यूचर में कोई सर्विस मिलेगी? तो वो काम कर चुका, वो पैसे लेने के लिए खड़ा और आप उसकी पेमेंट बढ़ा रहे हो, इसको बोलते हैं वेस्टेड। कंपनी को फ्यूचर में कोई फायदा नहीं होगा
क्योंकि वो अपनी पास्ट में सर्विस पूरी कर चुका, फिर भी आपने उसका फायदा कर दिया, तो ये तो पूरे का पूरा P&L में जाएगा सर। तो इसकी एंट्री बनेगी वेस्टेड PSC डेबिट पास्ट सर्विस कॉस्ट टू PVDBO और P&L अकाउंट डेबिट टू वेस्टेड PSC। कंपनी को धेला फायदा नहीं पहुंचना। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, PVDBO बढ़ा दिया, PVDBO उन एम्प्लॉइज का बढ़ेगा जो सर्विस पूरी करके बैठे हैं, पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो कंपनी को फ्यूचर में कोई फायदा ही नहीं है। तो बस एंट्री क्या करनी है, पास सर्विस कॉस्ट टू DBO, P&L टू सारी की सारी राइट ऑफ कर दो। दूसरा है अनवेस्टेड। कुछ ऐसे एम्प्लॉइज हैं, किसी के 3 साल पड़े हैं, किसी के 5 साल पड़े हैं, किसी के 4 साल पड़े हैं, तो फ्यूचर में ये आपको कुछ ना कुछ सर्विस देंगे अभी, और आप इनका PVDBO बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे AS15 कहते हैं, AS15 कहता है कि अगर कोई वर्कर जिसका PVDBO आप बढ़ा रहे हो उसकी सर्विस पेंडिंग है, तो कोई बात नहीं, हम इसको फ्यूचर में राइट ऑफ करेंगे। तो हमने बोला जी PVDBO मिस्टर एक्स का 10,000 से बढ़ा दो, और मिस्टर एक्स के अभी 5 साल पड़े हैं, तो 2,000 रुपये राइट ऑफ करेंगे हर साल, उसकी फ्यूचर सर्विस में एलोकेट कर देंगे। तुरंत राइट ऑफ करने का कोई काम नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में सर्विस पेंडिंग पड़ी है आपकी। तो पास्ट सर्विस कॉस्ट इसलिए बोलते हैं इसको हम, कि जो पुराना PVDBO पड़ा उसको बढ़ा दिया हमने, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट अच्छे कमाए हैं। तो अगर कोई एम्प्लॉय फ्यूचर में सर्विस नहीं देगा, फिर तो आपने वेस्ट ही किया पैसा, राइट ऑफ करके परे मारो। अगर कोई एम्प्लॉय की सर्विस पेंडिंग है तो उसको सर्विस पीरियड में अमोर्टाइज कर दो। तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे, अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट डेबिट टू PVDBO, और इसका बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दिखेगा। बैलेंस शीट में इसलिए दिखेगा क्योंकि ये धीरे धीरे अमोर्टाइज होगा, ये सारा P&L में नहीं जाएगा। ये देखो, वेस्टेड अनवेस्टेड टू DBO, P&L टू वेस्टेड। अनवेस्टेड वाला P&L में नहीं जाता, वो अमोर्टाइज होता धीरे धीरे, और जितनी जितनी सर्विस पड़ी हुई है उसमें अमोर्टाइज करते हैं उसको। ये देखो जी, unvested PSC will be amortized over the remaining service period on SLM basis। अच्छा, वेस्टेड किसको बोलते हैं मैं दिखाता हूं आपको। इफ DBO is increased, अगर DBO बढ़ा दिया आपने, for those employees who have already completed their service, तो फिर आपको सारे का सारा पैसा इकट्ठा P&L में डाल देना चाहिए। और अगर किसी की DBO आप बढ़ाते हैं लेकिन उसकी सर्विस पेंडिंग है अभी, तो फिर रिमेनिंग सर्विस पीरियड में उसको अमोर्टाइज करेंगे हम धीरे धीरे। ये वर्किंग बताई थी आपको। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि PVDBO की जो स्टेटमेंट है उसमें एक ओपनिंग बैलेंस आता है, करंट सर्विस कॉस्ट आती है, फिर ब्याज आते हैं, फिर एक्चुरियल गेन एक्चुरियल लॉस आते हैं, फिर कुछ पेमेंट्स आती हैं, कोई एम्प्लॉय रिटायर हो गया तो पैसे ले जाएगा, और फिर इसमें प्लस करते हैं वेस्टेड PSC, और फिर इसमें प्लस करते हैं अनवेस्टेड PSC, फिर क्लोजिंग बैलेंस आता है। ये PVDBO की पूरी स्टेटमेंट बनती है। ये दो चीजें मैंने आपको स्टेप 1 में बताई थी, ये आपको मैंने स्टेप 2 में बताया था, और ये स्टेप 3 में। कॉपी के हिसाब से स्टेप 4 है, लेकिन मेरे हिसाब से 3 ही बातें बताई हैं मैंने आपको। और पेमेंट तो बट ऑब्वियस है सर, PVDBO टू कैश जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट तो इम्प्लाइड ही है कि देने पैसे हमने। फिर चौथे स्टेप में आ गए थे हम। ये चौथा स्टेप क्या था, ये था कर्टेलमेंट का। नंबरिंग वाइज 5 है, लेकिन बताने के हिसाब से कर्टेलमेंट है। ये क्या चीज है सर, कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी के प्रॉफिट गिर गए, कंपनी के हालात खराब हैं। जब कंपनी के हालात खराब हैं, कंपनी लॉस फेस कर रही है, प्रॉफिट में डिक्लाइन फेस कर रही है, तो PVDBO बढ़ने की जगह घट भी तो सकता है। तो जब हम PVDBO को कम करते हैं तो इसको कर्टेलमेंट बोलते हैं, बढ़ाते हैं तो पास सर्विस कॉस्ट बोलते हैं। तो जब कर्टेलमेंट करेंगे तो एंट्रीज रिवर्स हो जाएंगी। हम एंट्री पास कर देंगे PVDBO डेबिट टू P&L टू अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट। ये क्या चीज है सर, जब हम कर्टेलमेंट करेंगे तो PVDBO कम होगा, ठीक है। तो PVDBO में या तो P&L से हमने खर्चे डाले होंगे तो P&L में गेन बुक हो जाएगा,
लेकिन जो पीवीडीबीओ अनवेस्टेड कॉस्ट से बना हुआ है वो अनवेस्टेड कॉस्ट से ही कट सकता है। नहीं समझे बात? यहां तक आपकी सारी चीजें पी एंड एल से लिंक करती हैं। तो आपके पीवीडीबीओ को प्लस माइनस पी एंड एल ने किया है, तो अगर आप पीवीडीबीओ को कम करेंगे तो पी एंड एल रिवर्स हो जाएगा आपका, पीवीडीबीओ टू पी एंड एल। लेकिन अगर आपने एंट्री पास कर रखी है अनवेस्टेड पीएससी टू पीवीडीबीओ और आप पीवीडीबीओ को कम कर रहे हैं, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट पी एंड एल में नहीं जाएगा, अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट में जाएगा। वो क्वेश्चन बता देगा आपको कि कितनी अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट आपने कम करनी है। तो हम दोनों शेयरिंग बांट देंगे। ये देखो मैंने आपको क्वेश्चन कराया होगा यार, ऐसी तो क्या बात है। ये देखो ना, एक क्वेश्चन कराया हुआ है, पीवीडीबीओ टू पास सर्विस कॉस्ट और टू पी एंड एल। 10% से कर्टलमेंट हुआ था, तो पहले पीवीडीबीओ को कम किया 10% से, 10% से ये कम हो गया, बैलेंसिंग फिगर इसमें डाल दिया। अगर आप पीवीडीबीओ को 10% से कम कर रहे हैं तो अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट भी 10% से कम हो जाएगी, बाकी पी एंड एल में इफेक्ट डाल दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 6 कराया हुआ है आपको। पीवीडीबीओ बढ़ाना है तो पास सर्विस कॉस्ट, कम करना है तो कर्टलमेंट। बढ़ाना है तो पी एंड एल टू पीवीडीबीओ, कम करना है तो पीवीडीबीओ टू पी एंड एल। ये एंट्री तो नॉर्मल है, लेकिन अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट टू पीवीडीबीओ को उसी एंट्री से रिवर्स कर सकते हैं। ये सारी वर्किंग कराई थी बेटे आपको मैंने। अच्छा, और फिर हम चलते चलते ये डिस्क्लोजर पे आ गए थे। ये देखो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा है जी, बिल्कुल ठीक है। हम इसमें करंट सर्विस कॉस्ट जोड़ सकते हैं, फिर ब्याज जोड़ सकते हैं, एक्चुरियल गेन लॉस प्लस कर सकते हैं, वेस्टेड सर्विस कॉस्ट ले सकते हैं, अनवेस्टेड ले सकते हैं, कर्टलमेंट माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसमें शायद एक चीज लिखनी रह गई है, माइनस पेमेंट्स, पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज रिटायरमेंट के टाइम पे, क्योंकि जब पैसा देंगे तो वो भी तो कटेगा, बाकी सब तो ठीक है। ये पूरी डिस्क्लोजर में ये स्टेटमेंट जाती है। इतनी सारी चीजें बताई थी आपको मैंने, और फिर मैं आपको अकाउंटिंग फॉर प्लान एसेट्स में ले आया था। ये प्लान एसेट्स क्या है? मान लो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पीवीडीबीओ है, पीवीडीबीओ में ओपनिंग बैलेंस है, करंट सर्विस कॉस्ट है, इंटरेस्ट है, एक्चुरियल गेन एक्चुरियल लॉस है, पास सर्विस कॉस्ट है, वेस्टेड अनवेस्टेड दोनों है, फिर माइनस किया था कर्टलमेंट, माइनस किया था पेमेंट्स, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। ये जितने भी चीजें आपने सीखी ये सारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में है। तो ये आपने पेमेंट की कैसे? जो पीवीडीबीओ है, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको पेमेंट करनी है, तो पैसा आएगा कहां से? तो लोग कहते हैं जी बैंक अकाउंट से पेमेंट हो जाएगी। तो कंपनी को बैंक में थोड़ा ना बैलेंस रखती है, पैसे घुमाती रहती है कंपनी, तो पेमेंट में दिक्कत आ सकती है। एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद पैसे मांग रहा है, आपके पास पैसे नहीं है क्योंकि वर्किंग कैपिटल शॉर्ट चल रही है। कंपनी रिस्क नहीं लेती, कंपनी क्या करती है, ये जो पीवीडीबीओ है ये बाहर की बार इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देती है प्लान एसेट्स के अंदर। डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बनता है, फिक्स्ड एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए रिप्लेसमेंट एसेट्स। हम भी पैसे की दिक्कत ना आ जाए, मान लो किसी 10 साल बाद आपको कोई फिक्स्ड एसेट रिप्लेस करनी है, तो पैसा जोड़ जोड़ के बाहर इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी में नहीं रखते, और जब टाइम आ जाता है उसको बेच के पैसे ले लेते हैं, तो पैसा अरेंज हो जाता है, सेविंग्स होती है। तो प्लान एसेट्स क्या है? सेविंग्स हैं। ये वो एसेट्स हैं जो रिटायरमेंट में हेल्प करेंगी पेमेंट के टाइम पे। एसेट्स बेच के पैसा ले लेंगे, पैसा इनको दे देंगे हम। तो मैंने आपको प्लान एसेट्स की अकाउंटिंग सिखाई थी कि इनका एक अकाउंट बनता है, बना लीजिए अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, लिख लिया सर। फिर जैसे आप करंट ईयर में पीवीडीबीओ इकट्ठा करते हैं फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, एम्प्लॉय ने सर्विस दी उसका खर्चा बुक किया, तो वैसे ही आप नया कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये कौन से कंट्रीब्यूशन है? एसेट्स खरीद लिए आपने, उधर से पैसा प्रोवाइड हो गया, इधर से एसेट खरीदे गए। फिर आपको कुछ एम्प्लॉयज को पेमेंट करनी है, कोई आज रिटायर हो रहा है, कोई कल हो रहा है,
तो जब कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट होगा तो हमें बेचने पड़ेंगे एसेट्स। बाय बैंक, एसेट्स बेच के इनको पैसे दे दिए। बाय बैंक टू बैंक। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे पास एसेट्स का बैलेंस पड़ा है, ठीक है, फिर मैं कुछ नए एसेट्स खरीदूंगा और अगर किसी वर्कर को पैसे देने तो बेच दूंगा। एक काम की बात बताता हूं, जब आप किसी एसेट को बेचेंगे, ये वाली, तो इसका नफा नुकसान नहीं निकालते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कहता है इन्वेस्टमेंट को बेचने पे जो लॉस प्रॉफिट होता है वो P&L में जाता है, लेकिन AS 15 कहता है कि प्लान एसेट्स जब आप इसको बेचेंगे तो नफा नुकसान नहीं निकालेंगे, परचेज प्राइस डेबिट करेंगे और सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे। ये एक ब्लॉक की तरह मेंटेन होता है अकाउंट। फिर बच्चा कहता है सर नफा नुकसान नहीं निकला, गलत है, अभी चेक कराता हूं, ठहरो। प्लान एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, फिर हम इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बेचेंगे। फिर आती है इनकम टू इनकम, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जो ओपनिंग बैलेंस है इस पे हम रेट लगाएंगे और 12 महीने की इनकम लेंगे, पूरे साल की। पैसा इन्वेस्ट किया तो इनकम तो आएगी। अच्छा जी, फिर ये जो कंट्रीब्यूशन आपने किया है और ये जो आपने इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, मान लो कंट्रीब्यूशन आपका 50,000 का है, 50,000 के एसेट्स आपने खरीदे और 40 के आपने बेच दिए मान लेते हैं, तो नेट फिर आपका कितना है? 10। कंट्रीब्यूशन माइनस सोल्ड, इसका रेट, और इस पे आपने लेना है 6 महीने का ब्याज, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्ट करते हैं और ड्यूरिंग द ईयर बेचते हैं, तो पूरे साल का ब्याज नहीं निकलेगा, हाफ ईयर का। ये अजम्पशन है कि मिडल ऑफ ईयर में हो रहा है सब कुछ, ये अजम्पशन आपको याद रखनी पड़ेगी। 6 ओपनिंग बैलेंस पे 12 महीने का ब्याज, कंट्रीब्यूशन माइनस सोल्ड, जो नेट बचेगा उस पे आधे साल का ब्याज। अगर 50,000 इन्वेस्ट किए और 40 निकालिए तो 10 ही इन्वेस्ट किए, उस पे आधे साल का ब्याज। इनकम आ गई, फिर हम लिखेंगे इसका क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस हम लिखेंगे फेयर वैल्यू पे, जो आज मार्केट वैल्यू है। तो प्लान एसेट्स को हमेशा फेयर वैल्यू पे मेंटेन करते हैं, तो ये ओपनिंग बैलेंस भी फेयर वैल्यू पे होगा। ये रीजन है कि सेल के टाइम पे नफा नुकसान निकाला ही नहीं, जब आपका अकाउंट ही फेयर वैल्यू पे बन रहा है तो सेल भी फेयर वैल्यू पे की होगी आपने, तो नफा नुकसान निकालने वाली क्या बात है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में तो हम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करके सेल्स पे बेचते हैं तो प्रॉफिट और लॉस आता है, यहाँ तो अकाउंटिंग ही फेयर वैल्यू पे है, बस इतनी सी बात है। तो एक तरह से हमने क्या किया, प्लान एसेट्स का अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस फेयर वैल्यू पे है, क्लोजिंग बैलेंस भी फेयर वैल्यू पे है, एक हमारे कंट्रीब्यूशन है, एक हमारा सोल्ड है, फिर हम इनकम लिखेंगे इंटरेस्ट, 12 महीने की लिखेंगे इस पे और 6 महीने की इन दोनों के डिफरेंस पे, बस अकाउंट का टोटल मार दिया। इसमें डिफरेंस आएगा, डिफरेंस क्यों आएगा? क्योंकि फेयर वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है, तो जो डिफरेंस आएगा वो एक्चुरियल गेन एक्चुरियल लॉस है, उठा के P&L में मारो। तो एक तो आपको ब्याज मिलेगा एसेट्स के ऊपर और एक इसमें एक्चुरियल गेन और लॉस आएगा, तो आपका एक्चुरियल गेन लॉस दो बार देखने को मिल सकता है, एक तो PBDBO में अजम्पशन चेंज होने से और एक प्लान एसेट्स के फ्लक्चुएशन पे। तो यहाँ तो एक्चुरियल गेन आएगा या एक्चुरियल लॉस आएगा, ये भी P&L में। तो अगर हम उससे पूछें कि इसकी स्टेटमेंट बनाओ, तो मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर मैंने कंट्रीब्यूशन लिखे, फिर मैंने सेल ऑफ एसेट्स लिखे। ये सेल ऑफ एसेट्स क्यों किए? क्योंकि आपने बेनिफिट पे करने थे, जो एम्प्लॉय जा रहा है उसको पैसे देने, इसलिए बेचा, बेनिफिट्स पेड भी कह देते कई बार इसको, ये बेच दिए। फिर मुझे इनकम आ गई, इनकम आ गई, फिर मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया फेयर वैल्यू पे ही, और जो डिफरेंस आएगा गेन या लॉस आएगा बैलेंसिंग फिगर। एक तो ये इनकम आपकी P&L में जाएगी और ये भी P&L में जाएगा। और एक मजे की बात, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, इनकम को और एक्चुरियल गेन लॉस को, तो इसको कई बार एक्चुअल रिटर्न भी बोला जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में एक्चुअल रिटर्न वर्ड मिल जाए तो उसमें दोनों चीजें शामिल होंगी आपकी, ब्याज भी होगा और एक्चुरियल वाला भी होगा। इसमें से ब्याज आप हटा दोगे तो एक्चुरियल गेन आ जाएगा, एक्चुरियल हटा दोगे तो ब्याज आ जाएगा। ये पूरी कहानी सुनाई थी बेटे आपको, ये देखो ना,
ये प्लान एसेट्स थे हमारे। ओपनिंग है 1 लाख, कंट्रीब्यूशन है 10,000, जो बेचे हैं वो है 8,000। बेनिफिट्स पेड का मतलब लायबिलिटी चुकाने के लिए बेचे हैं। 1,40 का क्लोजिंग है, 10% रेट है, तो आप इसका अकाउंट बना लो। ओपनिंग है 1 लाख, 10,000 कंट्रीब्यूशन है, 8,000 की सेल है। ब्याज निकालना है तो 1 लाख का 10% तो पूरे साल का 10,000 माइनस 8,000, 2,000 का 10% 200, 10,200 का ब्याज आ गया। 1,40 की क्लोजिंग वैल्यू है, टोटल मारा तो एक्चुअल गेन आएगा 1,48, ये रहा 1,48, गेन आ गया 27,900। ये हमारा P&L में चला जाएगा। और अगर हम बोल टोटल क्या है तो टोटल बनता है 38,100, इसको बोलेंगे हम, ये हमारी एक्चुअल रिटर्न है, इसमें ब्याज भी है, एक्चुअल गेन भी है। फेयर वैल्यू फ्लक्चुएशन ये पूरी अकाउंटिंग करके दिखाई दे बेटे आपको। देखो स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल लगा हुआ, आप देख लेना। फिर मैं आगे बढ़ा, क्वेश्चन कराया आपको मैंने। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1। भाई साहब ये देखो ना, ये एक्चुअल रिटर्न गिवन थी, ये एक्चुअल रिटर्न निकाल ली हमने, फिर इसका ब्रेकअप कर दिया हमने। फिर इसके नोट्स आपको बना के दिखाए कि डिस्क्लोजर में नोट्स कैसे बनते हैं। पहले ओपनिंग बैलेंस आता है, फिर कंट्रीब्यूशन आते हैं, फिर बेनिफिट्स पेड, फिर इनकम, फिर एक्चुअल, फिर क्लोजिंग। ये पूरी वर्किंग बताई थी। फिर मैं आपको लेके आया रिटायरमेंट बेनिफिट्स के डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स में। ये क्या थे? सबसे आसान काम, ना कोई PUCM, ना कोई एक्चुरियल अजम्पशन में चेंजेस, ना कोई पास सर्विस कॉस्ट, ना कोई कर्टेलमेंट, ना कोई प्लान एसेट्स, कुछ नहीं। कंट्रीब्यूशन प्लान ये कहते हैं आप थर्ड पार्टी को जिम्मेदारी दे दो। जैसे प्रोविडेंट फंड है, सरकार मेंटेन करती है, ESI है, सरकार मेंटेन करनी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का थोड़ा बहुत पैसा उसमें कंट्रीब्यूट होता है, तो एम्प्लॉयर क्या कहता है मेरे को टेंशन नहीं पालनी, मैं तो PF बना देता हूं तुम्हारा, तो जो कंट्रीब्यूशन बनता है मैं तो PF में जमा करा दूंगा तुम्हारा। हमने PF में जमा करा दिया, कहानी खत्म। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी के हिसाब से थर्ड पार्टी में कुछ ना कुछ ट्रांसफर करता रहता है। तो PF ESI सब गवर्नमेंट मेंटेन करती है, बस हम उनको कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। एम्प्लॉय मेरे से पैसा नहीं मांग सकता, अगर उसको PF का पैसा चाहिए तो सरकार के पास जाए, उनकी डॉक्यूमेंट पूरे करे और PF निकाल ले वहां से, मेरे को क्या दिक्कत है। अच्छा, तो इसमें कुछ होता ही नहीं बेटे अकाउंटिंग में। कंट्रीब्यूशन टू बैंक, मैं जितना कंट्रीब्यूट करूंगा खर्चे में डाल दूंगा। मैंने 1,000 रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं एम्प्लॉय के बिहाफ पे, तो वो मेरा खर्चा है। मैंने 5,000 किए तो वो मेरा खर्चा है। तो DBO टेंशन वाला काम है, DCO तो आसान काम है। ये देखो ना, अंडर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, these will be, there will be, not there, these will be, there will be, there will be, there will be no need of discounting of contribution. The amount is contributed by employee to third party for employees retirement as contribution, PF ESI staff welfare। बस जितना पैसा हम कंट्रीब्यूट करेंगे उसको राइट ऑफ कर देंगे। इसलिए DCO का क्वेश्चन आता नहीं कभी, हमेशा DBO का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। फिर 2 कॉन्सेप्ट पूरे हो गए हमारे, एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट का, एक हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स का। फिर हम आगे टर्मिनेशन बेनिफिट में। ये क्या थे, या तो स्टाफ को आप निकाल दो, मान लो एक एम्प्लॉय है, आपने रख लिया 15 साल के लिए, एग्रीमेंट साइन हो गया, और उसने आपके फैक्ट्री में वर्कर्स की यूनियन बना ली, और यूनियन बना के आपको ब्लैकमेल कर रहा है, काम रुकवा देता है हर हफ्ते, बड़ा परेशान किया हुआ है। तो ऐसे वर्कर को लात मार के निकाल देना चाहिए, इसको बोलते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट। अब किसी वर्कर जो आपके बिजनेस का माहौल खराब करेगा तो आप उसकी आरती उतारोगे, बिजनेसमैन लात मार के निकालेगा उसको। अब वो कोर्ट में जाएगा, जी मेरे को निकाल दिया इन्होंने, 15 साल का एग्रीमेंट था, ले ले कॉम्पनसेशन, ये ले। तो किसी वर्कर को अगर टाइम से पहले निकालते हैं क्योंकि मेरे को वो पसंद नहीं है, तो कॉम्पनसेशन जो पे करेंगे वो टर्मिनेशन बेनिफिट है, उठा के P&L में राइट ऑफ कर दो। दूसरा, अगर कोई वर्कर काम नहीं कर रहा ढंग से, उसको बोल भाई तू VRS ले ले, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले, और जो तेरे पैसे बनते ले और जा, हम नया वर्कर रख लेंगे। तो अगर आपको लगे कि वर्कर्स की एफिशिएंसी कम हो रही है और आप निकालना चाहते हैं, वर्कर बहुत बढ़िया है लेकिन आप उसको VRS देके बाहर, तो या तो एम्प्लॉय अपनी मर्जी से चला जाए या आप निकाल दो।
दोनों केस में जो कॉम्पनसेशन आप देते हैं वो टर्मिनेशन बेनिफिट होता है आपका, और उसे P&L में राइट ऑफ करना होता है. It is paid when an employee leaves the job in consideration of compensation. If job of an employee is terminated by a company at its own, it is paid. दोनों केस में P&L में जाएगा सर. इसको हम डेफर नहीं कर सकते, इसको राइट ऑफ करेंगे हम, सेम ईयर में राइट ऑफ करेंगे. बस फिर लास्ट में क्या था, लास्ट में बचा था अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. ये क्या थे? अगर कोई बोनस, कोई लीव इनकैशमेंट, कोई प्रॉफिट शेयरिंग आपको आने वाले 12 महीने में पे करना है तो वो शॉर्ट टर्म है, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे करना है तो वो आपका बन जाएगा अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट. और इसके लिए फिर आपको वही सारा प्रोसेस कि कितने पैसे देने हैं, उसको आज डिस्काउंट करो, फिर एक्चुअली से अजम्पशंस लो, वो पूरा झंझट आपको पालना पड़ेगा DBO की तरह. पर आमतौर पे ये सारे पैसे बेटे विद इन 12 मंथ्स चले जाते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं. कंपनीज कहाँ इनकी अकाउंटिंग मेंटेन करती फिरती है. तो अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में लीव इनकैशमेंट, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब अगर रिटायरमेंट के टाइम पे देने होंगे तो पूरा प्रोसेस DBO वाला खेलना पड़ेगा आपको. तो ना इंटर में कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर, ना फाइनल में, थ्योरी में दिया हुआ है कि ऐसा ऐसा होता है. ठीक है, मान लिया हमने. उसके बाद थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक. लो जी बेटे, AS 15 का रिवीजन खत्म हो गया आपका. और जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में एग्जाम्पल कराए इनफ है, ज़्यादा मत्था मत मारो. और अगर क्लास बुक में कोई क्वेश्चन मैंने कोई छोड़ा है उसको करने की ज़रूरत नहीं, छोड़ सकते हो, पेपर में इसी में से आ जाएगा आपका. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल. रिवीजन कंप्लीट बेटे.